बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। नई उम्मीद, नई सब सुबह और नए आगाज़ के साथ जी सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। जनाब सुबह बखैर और आपको सुनो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। दुआ करते हैं कि जनाब आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा खुशियों से भरा हुआ हो, भरपूर हो और जनाब आपका जो दिन है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त गुजरे। यस, दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरे और अब प्रोग्राम की थोड़ी हाइलाइट्स की डिस्कशन कर लेते हैं। उज़ैर, T20 वर्ल्ड कप में जान पड़ गई है। बांग्लादेश और श्रीलंका की दरखास्त पर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत से शेड्यूल मैच खेलने का फैसला कर लिया है और क्या पसे पर्दा कोई मामलात भी तय हुए हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान के इस एक फैसले से आईसीसी दिवालिया होने से जरूर बच गया है। इसके साथ साथ एप्स्टन फाइल्स का बहुत शोर है तो इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे और इसके साथ साथ 40 साल की उम्र के बाद खवातीन जिस्मानी तवानाई कैसे बरकरार रख सकती हैं इसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और इसके अलावा बात करेंगे नार्सिसिज्म और खुद एतमादी में एक बड़ी थिन लाइन है, इस पर बात करेंगे, इस पर जानेंगे कि ये है क्या और क्या हर खुद पसंद शख्स नार्सिसिस्ट हो सकता है। दालों का आलमी दिन है तो आपको बताएंगे कि दाल और गोश्त को एक साथ खाना फायदेमंद है या नुकसानदेह। तो जनाब आइए 2 घंटे का आपका हमारा ये सफ़र है, जुड़े रहिए सुनो पाकिस्तान के साथ और प्रोग्राम को एंजॉय करें और उसके साथ साथ हमें अपने फीडबैक से भी आप ज़रूर आगाह करें क्योंकि हम हर कमेंट को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो नाज़रीन एक शॉर्ट स्टोरी से आगाज़ करते हैं। अक्सर हमारे नौजवान ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि हम बैरून मुल्क जाना तो चाहते हैं मगर वहाँ हमारी डिग्रियों या सर्टिफिकेट्स को वो अहमियत नहीं मिलती जो दूसरे ममालिक की डिग्रियों की है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेनेट की कायमा कमेटी से कैसी खबर आई है जो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आएगी। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने ऐलान किया कि उनका जारी करदा सर्टिफिकेट 1-2 नहीं पूरे 27 यूरोपीय ममालिक में काबिल कबूल है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि आपके रोशन मुस्तकबिल की चाबी है जो आपके लिए यूरोप के दरवाजे खोल दे। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब ये सारा निज़ाम जदीद तरीन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुंतकिल कर दिया गया। पहले बाकायदा स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और फिर बैनुल-अक़वामी मयार का सर्टिफिकेट जारी होता है और AI टेक्नोलॉजी इसके साथ साथ हम देख रहे हैं हर नौजवान की काबिलियत और इसके रुझान को देखकर सवालात तैयार करती है। सर्टिफिकेट उन नौजवानों के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपनी मेहनत और हुनर के बलबूते पर मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो देर किस बात की है, अपनी महारतें निखारें और दुनिया फतह करने के लिए तैयार हो जाएं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब आप कोई शिकवा शिकायत भी नहीं कर सकते भाई कि यहाँ ये वाले डॉक्यूमेंट नहीं चलते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर अवेल कीजिएगा। एक और अब उज़ैर ने शॉर्ट खबर आपके साथ शेयर, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ एक से बराबर हो जाएगा। एक से बराबर करते हैं। डेथ एनिवर्सरी का जिक्र है। वैसे नाजरीन, कुछ लोग दुनिया में हम देखते हैं कि सिर्फ जीने के लिए नहीं आते बल्कि जीना सिखाने आते हैं। बल्कि वैसे ही जैसे घर की कोई बड़ी आपा होती है ना, घर की तरबियत कर रही होती है, ऐसे ही उर्दू अदब में एक ऐसा ही एक बड़ा नाम फातिमा सुरैया बजिया का है और आज उसी अजीम माँ बड़ी आपा की 10वीं बरसी है। 1930 में भारतीय शहर हमने देखा हैदराबाद दक्कन की मिट्टी से उठने वाली ये खुशबू हिजरत की कठिन राहों से गुजरकर पाकिस्तान पहुंची और फिर यहाँ के रेडियो और टेलीविज़न को वो जिला बख्शी के जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और बजिया सिर्फ ड्रामे नहीं लिखती थी, वो ख़ानदान जोड़ती थी। शम्मा हो, अफशा हो या फिर उरूसा, उनके किरदार आज भी हमारे घरों का हिस्सा लगते हैं। बिल्कुल सही जी, और यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगाए हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ जैसे बड़े एहसासात से नवाजा, बल्कि उनके फ़न की गूंज सरहद पार जापान तक भी सुनी गई। बजिया ने ज़िंदगी के आखिरी अयाम गले के कैंसर जैसी अज़ियतनाक बीमारी में गुजारे मगर उनका कलम खामोश नहीं हुआ। 10 फरवरी 2016 को वो हमसे जुदा हो गई, लेकिन उनकी तहरीरें आज भी नई नस्ल की तरबियत कर रही हैं। आज उनकी 10वीं बरसी पर पूरा मुल्क उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहा है। बजिया आपा जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके लिखे हुए शाहकार हमेशा उर्दू अदब के माथे का झूमर रहेंगे। और उनके हवाले से एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। लेट्स हैव अ लुक।
उर्दू ज़बान व अदब में मुमताज़ मकाम रखने वाली अदीबा फातिमा सुरैया बजिया 1 सितंबर 1930 को हैदराबाद दक्कन के अदबी घराने में पैदा हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 में कराची को अपना मस्कन बनाया। 1966 में इस्लामाबाद PTV सेंटर से फनी जिंदगी का आगाज अदाकारी से किया और फिर ड्रामा निगारी की तरफ आ गईं। उन्होंने कहानी और ड्रामा निगारी के जरिए मशरक़ी तहजीब व अक़दार को उजागर किया। शमा, अफशां, अरूसा और जीनत समेत मुतअद्दिद ड्रामे उनकी पहचान है। हुकूमत पाकिस्तान ने 1997 में उनकी अदबी खिदमात के एतराफ में तमगाए हुस्न कारकर्दगी और 2012 में हिलाले इम्तियाज से नवाजा। जापान का शाही अवार्ड भी उनके हिस्से में आया। कराची की एक निजी यूनिवर्सिटी ने उन्हें 2007 में डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री जारी की। उर्दू ज़बान व अदब का ये दमकता सितारा 10 फरवरी 2016 को 86 बरस की उम्र में गरूब हो गया, मगर अपनी तहरीरों की सूरत में आज भी पूरी आबोताब से रोशन है। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, एक और अहम हस्ती का जिक्र करते हैं और कभी कभी वक्त थम सा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 साल कबल 10 फरवरी 2023 को लाहौर की एक सर्द सुबह अमजद इस्लाम अमजद के दिल की धड़कन थम गई थी। वो इंसान जिसने वारिस जैसा लाजवाब ड्रामा लिखकर गाँव और शहर के फासलों को समेट दिया, जिसने अपनी शायरी से नौजवान दिलों को धड़कना सिखाया और आज उनकी तीसरी बरसी है। अमजद साहब सिर्फ एक शायर या ड्रामा निगार नहीं थे, वो ख्वाबों के सौदागर थे। 1944 में लाहौर में पैदा होने वाला ये बच्चा जब जवान हुआ तो उसके कलम ने वो जादू जगाया कि MAO कॉलेज के कमरों से लेकर टेलीविज़न की स्क्रीन्स तक हर जगह बस अमजद ही अमजद नज़र आने लगे। जी हाँ, और उनकी अजमत का एतराफ़ सिर्फ अवाम ने नहीं बल्कि रियासत ने भी किया। सितारा इम्तियाज़ हो या सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी, उनका सीना एजाज़ात से सजा रहा। उनके शेरी मजमुओं की तादाद 12 है और उनका लिखा एक एक लफ्ज़ अपने अंदर एक गहरा पैगाम छुपाए हुए है। 50 साल तक उर्दू अदब की आबियारी करने वाला ये दरवेश सिर्फ इंसान भले ही जिस्मानी तौर पर मनो मटी तले जा सोया हो, लेकिन जब तक उर्दू ज़बान जिंदा है अमजद इस्लाम अमजद का नाम बार बार लिया जाएगा और उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। इतनी शायरी सुनने के बाद कबूतर को तो याद किया जा सकता शायरी में भी आपको पता है कबूतरों का जिक्र मिलता है। लेकिन मैं मैंने बड़े बड़े दीवानों में कबूतर का जिक्र जी, तो कबूतर से ही आपको मैं एक खबर दे देती हूँ। कबूतर जी परिंदा है ऑब्वियसली, और जैसे हम सदियों से पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हज़ारों मील दूर जाकर भी रास्ते कैसे ढूंढ लेता है? इसकी जी साइंसदानों ने पता लगवा लिया, उन्होंने इस मुअम्मे को हल कर लिया है। वो ये है कि अकल को दंग कर देने वाला वैसे ये जो रिसर्च है वो सामने आई है। कबूतर के दिमाग में कुदरत ने एक ऐसा सेंसर नस्ब कर रखा है जो ज़मीन के दरमियान हम देखते हैं मकनातीसी मैदान यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करता है, और तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि कबूतर के अंदरूनी कान में मौजूद इंतहाई बारीक बाल जो होता है इन मकनातीसी लहरों से मुतहरिक होते हैं, जो इसे एक दुरुस्त नक्शे की तरफ जो है वो या समत बताते हैं एक तरह से। और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपके हाथ में कोई जदीद तरीन GPS सिस्टम हो जो कभी सिग्नल नहीं छोड़ पाता। ज़बरदस्त बात है ना? क्या बात है। आपने जॉन विक देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। जॉन विक में आप देखें तो वो एक शख्स जो है वो बाकायदा कबूतर पालता है, यानी जदीद दौर के अंदर भी, और वो पैगाम रसानी जो मतलब माफियाज होते हैं वो इसके जरिए करते हैं, कबूतरों के जरिए। जबरदस्त। दिलचस्प तरीन बात यह कि जो उसूल कबूतर अपनी उड़ान के लिए इस्तेमाल करता है, एन उसी उसूल पर आज का वायरलेस फोन चार्जर काम कर रहा है। वायरलेस चार्जिंग में भी मकनातीसी फील्ड के जरिए बरकी लहरें पैदा की जाती हैं जो मोबाइल की बैटरी को तवानाई देती हैं। कबूतर की ये कुदरती टेक्नोलॉजी में बताती है कि इंसान ने जो इजादात आज की हैं वो फितरत के कारखाने में पहले से ही मौजूद थी। ये कुदरत का वो अजीम शाहकार है जो साबित करता है कि एक छोटा सा परिंदा ज़मीन की लहरों को महसूस करके अपनी मंजिल तलाश करता है, और हम इसी साइंस को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगियों को आसान बना रहे हैं। कुदरत और टेक्नोलॉजी का ये मिलाप तो वाकई हैरान कुन है, और वाकई मैं भी बहुत ज्यादा अब समझ आई है कि वो पूरा मैप उसे रट कैसे जाता है। कबूतर के जरिए चिट्ठियां कहाँ जाती थी, वो सही जाती मुझे पहले लगता था कि शायद कबूतर को ना वो पहले पूरा नक्शा दिखा के लाते थे कि आप तुमने यहाँ तक जाना है, और उसके उसे वो समझा दिया जाता था। लेकिन जबरदस्त तहकीक है, और अब सारी साइंस समझ आ रही चिट्ठियां लिखने की। पुराने जमाने में जो कबूतर के हाथों भेजते थे ना, वाकई, और तभी इसको एजेंट के तौर पर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जबरदस्त। वैसे बहुत अच्छी जी तहकीक सामने आई है, और अब वो सारे एजेंट्स की जहाँ बात हो रही है तो उस मुल्क की बात कर लेते हैं जहाँ पर इंडियन एजेंट्स जो है वो खराबी पैदा करना चाहते हैं।
इस कबूतर के जरिए। बहुत सारे तरीकों से। हाँ, वैसे उनके बांग्लादेश की हम बात करें। ड्रामे तो वैसे वो बहुत करते हैं। चलो अब हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। 12 फरवरी का सूरज ही बांग्लादेश की तारीख का एक नया वर्क जो है पलटने वाला है, और वो मुल्क जहां मुसलसल 15 साल तक एक ही खानदान और एक ही जमात का सिक्का चलता रहा, शेख हसीना वाजिद के खिलाफ खूनी बगावत और जलावतनी के बाद ये पहला मौका होगा कि बांग्लादेशी अवाम अपनी मर्जी से अपना मुस्तकबिल चुनने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है महम के इस बार मुकाबला उन जमातों के दरमियान है जो पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की हामी समझी जाती हैं। जमात इस्लामी और BNP में कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। क्या वाकई बांग्लादेश में कोई इस्लाम पसंद हुकूमत आने वाली है? नौजवानों की नई पार्टी क्या कोई सरप्राइज देगी? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ ढाका से बराह रास्त मौजूद सीनियर बंगाली सहाफ़ी जबीन अहमद साहब। जबीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, बांग्लादेश में ये इंतखाबात इस हवाले से भी बड़े यूनिक हैं कि पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ आईनी इस्लाहात पर भी रेफरेंडम हो रहा है। तो ये बताइएगा कौन कौन सी वो बुनियादी तब्दीलियां हैं जिनके जरिए बांग्लादेश के जमहूरी ढांचे को हमेशा के लिए तब्दील करने की तैयारी की जा रही है? देखिए, शुक्रिया आपका जो आपने मुझे ज्वाइन किया। देखिए, इंतखाबात में सब मशरूब तो है, अभी भी तो 2 दिन के बाद इलेक्शन है बांग्लादेश का। अभी टुडे कोई कैंपेन नहीं हो रहा है, उसका टाइम डेट ओवर हो गया है। अभी भी कौम की ज़्यादा इलेक्शन में मूड में है। देखना पड़ता है अभी स्ट्रॉन्ग बांग्लादेश के जब बिग जो सियासी जमात है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP और जमात इस्लामी, उसके साथ ज़्यादा थोड़ा तो डिफरेंट है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन का BNP का है। जमात इस्लाम की पोजीशन भी अच्छी है, मगर अब जो वोटिंग में लोग किसे पसंद करते हैं, कौन पार्टियां को जो इलेक्ट करना चाहें, कौन सा हुकूमत को पसंद करते हैं, उसके देखने के लिए हम इंतजार करना पड़ेगा 12 फरवरी तक। सही। अच्छा जीवन, सर्विस के मुताबिक जमात इस्लामी 33% और BNP 37% मकबूल है। आपका तजिया क्या कहता है, टर्नआउट कैसा रहेगा? देखिए, वो तो एक अखबार का कहना है, जो अब इलेक्शन में होगा तो BNP 63 और जमात इस्लाम 36 में उनका कहना, उनका जो पॉसिबिलिटी है। मुझे कहना ये हो सकते और नहीं भी हो सकते, क्योंकि देखिए आप जमात इस्लाम के डॉक्टर शफीकुर रहमान वो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा जलसे किए हैं, उसका ज़्यादा इस्तेकबाल हुआ। अब BNP का चेयरमैन तारिक रहमान, उसको भी ज़्यादा जलसा हुआ, उसका पार्टी का जलसा हुआ, उसका इस्तेकबाल हुआ। कंडीशन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। 2 पार्टियां कहना है भाई, इंशाल्लाह हम जो इलेक्शन होगा हमारा पार्टी विन होगा, उसका कहना है। जमात इस्लाम का जो अलायंस है उसको भी कहना है इंशाल्लाह इसके बाद हम जो डिक्टेटर के खिलाफ हम इनकलाब के साथ हैं, इंशाल्लाह हमारा पार्टियां बिल्कुल विन होगा, उसको भी कहना है। देखना है अब हम पीपल कौन से पार्टी को चूज करते हैं, कौन सा पार्टी इलेक्ट करने के लिए उन्हें वोटिंग देंगे, इसके लिए हम इंतजार करना पड़ेगा। ओके अच्छा जीवन, हमें ये भी बताएं कि बांग्लादेश में 10 में से 4 वोटर देखा जाए तो नौजवान हैं। ये तब्दीली लाने के अंदर भी नौजवानों का बड़ा किरदार था, डट के खड़े रहे, गोलियां भी खाई, लेकिन जनाब तब्दीली ला कर रहे। कामयाब बगावत के बाद नेशनल सिटीजन पार्टी जो है ये वजूद में आई, लेकिन इसे जमात इस्लामी के साथ आखिर इत्तेहाद क्यों करना पड़ा, क्या मजबूरी रही? देखिए, ये तो है कि स्ट्रेटेजिकली कंडीशन है। उसका कहना है जो जमात इस्लाम, अदर इस्लामिक पार्टी और एनसीपी का मतलब जो तलबा है, उसका जो रेवोल्यूशन किया, उसका पार्टियां क्रिएट हुआ। उसका कहना है कि हम BNP के साथ नहीं अलायंस करेंगे, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा जो डिक्टेटर का अवामी लीग था, उसको जो पार्टियां जो उसके साथ थी, उसके साथ उसके ताल्लुकात थे, इसलिए उन्होंने BNP के साथ कोई मशवरा नहीं किया, कोई बात नहीं किया।
ठीक। क्योंकि उसका कहना है हम जमात इस्लाम की जो अलायंस है उसके साथ हम इलेक्शन में लड़े, सही। इसके मेरा ही फायदा है। सही। अच्छा जीवन, आपको 12 फरवरी के इंतखाबात पुरअमन माहौल में होते दिखाई दे रहे हैं? रिपोर्ट हो रहा है कि शेख हसीना जिस तरह के रद्द-ए-अमल का ऐलान करेंगी इंतखाबात के दिन, वैसा कुछ देखने को मिलेगा क्या? 12 फरवरी को बड़े पैमाने पर खून खराबे का कोई खदशा मौजूद है? खुदा न खास्ता। नहीं, वो अब अभी कोई दहशतगर्दी होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप टुमारो बांग्लादेश आर्मी, अदर्स लॉ एनफोर्स और सब कुछ जो आपका वोटिंग को कैंप पे सामने रहेंगे, और जो पीपल वोट देंगे उसके सामने वो रहेंगे। कोई वेंडलाइज, कोई दहशतगर्दी होने के कोई चांस ही नहीं है। सही। अच्छा जी, फ्री फेयर इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़े पुरअमन इंतखाबात हों और खुदा न खास्ता कोई भी इस तरह का वाक़या ना पेश आए। अच्छा, एक मुल्क जिसकी क़यादत दिहाइयों तक हसीना वाजिद और खालिदा ज़िया जैसी ख़वातीन ने की हो, वहाँ इस बार उम्मीदवारों में ख़वातीन का तनासुब 4% से भी कम है। क्या वजह बनी कि 30 सियासी जमातों ने किसी खातून को टिकट तक नहीं दिया? देखिए, शेख हसीना वाजिद, वो ये आदमी 16 इयर्स डिक्टेटर था। वो किसका पार्टी कहना है, वो जो हिंदुस्तान मेरे पड़ोसी मुल्क, उसको तो उसका आदमी, उसको जो पार्टी का सीनियर लीडर वो तो फरार हो गए। उसका कहने पर 16 इयर्स बांग्लादेश चलते थे। वो उसका तलबा को, अदर्स पीपल को कहना है कि क्या भाई हम हमारा मुल्क क्या कि इंडिया हिंदुस्तान का प्रोविंस था, 16 इयर्स का प्रोविंस था। अभी देखिए, अभी सिचुएशन सब नॉर्मलाइजेशन हो गया। पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश का रिलेशन नॉर्मलाइजेशन हुआ। 16 इयर्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका कहना है, आप हिंदुस्तान के कहने पर वो चलते हैं। पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड अच्छा नहीं हो रहा है, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था। अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया। ठीक। जीवन, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि बीएनपी या जमात इस्लामी जो भी जीते पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। आप पाक बंगला ताल्लुकात को किन नई बुलंदियों तक जाता देख रहे हैं? देखिए, अगर जो जमात इस्लामी अलायंस विन होगा तब भी पाकिस्तान के लिए बेटर होगा। यह मेरे साथियों मेरा कहना है, मेरा एनालिसिस है। अगर जमात इस्लामी आएगा तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान के तरफ से कोई रिलेशन नहीं होगा। पाकिस्तान अदर मुस्लिम कंट्री उसके साथ रिलेशन अच्छा होगा जो जमात इस्लामी आएंगे। तो इस्लामिक पार्टी है, वो चाहते हैं पाकिस्तान मेरा भाई था, अच्छा होना चाहिए। वो वार में 71 में क्या हुआ वो तो हम भूल चुके हों। भाई ये हादसा हुआ था, बस ये कोई साजिश था, ये मैं नहीं कहूँ। जो हुआ हुआ। अभी किस तरह बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी कैसे अच्छा होना चाहिए, ट्रेड अच्छा होना चाहिए। हम एक भाई है, एक आप भाई के साथ भाई खड़ा होना चाहिए, ये उसका कहना है। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने जीवन अहमद, आपके वक्त का शुक्रिया। और पाक बंगला ताल्लुकात जी बेहतर होने चाहिए और बेहतर हो भी रहे हैं और कोशिश की जा रही है। और अब इंतखाबात में देखना है कि क्या सूरत हाल होती है। जो खदशात बताए जा रहे हैं वही होप कि ऐसा कुछ ना और पुरअमन इंतखाब हों और बांग्लादेश की आवाम के लिए बेहतर साबित हो ये सारा जो मामला है और इंतखाबात हैं। क्योंकि हमने देखा बड़ी हसीना वाजिद के दौर में जब वो काबिज रहीं तो बड़े मसाइल दरपेश हुए। बड़े अरसे बाजी बांग्लादेश में कोई अच्छा फैसला होने जा रहा है और वी होप कि आम ना हो सके। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। एआई से हम अपने बहुत सारे टास्क जो हैं वो परफॉर्म करवाते हैं और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। एआई स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है, उनके लिए कितना बेनिफिशियल है, इसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, इसी पर रुबीना यूसुफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और मैं मौजूद हूँ यूएमटी यूनिवर्सिटी में। आज मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स से बात की जाए। स्टूडेंट्स जो कि एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ब्रेन को बिल्कुल यूज़ नहीं करें। जबकि हम बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, हर वक्त किताबें आसपास और अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और अब जबकि एआई का दौर चल रहा है, लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट हो गए हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि आगे जाके जॉब्स नहीं मिलेंगी, एआई से रिप्लेस कर दिया जाएगा।
तो आज हम इनसे बात करते हैं कि कितना खौफ है इनके जहन में और क्या वाकई ही उनको ये लगता है कि जो एआई है वो एक ह्यूमन की जॉब को रिप्लेस कर सकती है। हमारे साथ रहिए। Supposed to use it, but if I make myself dependent on something, it's bad. But the thing is when we use But now something, you have been dependent on yeah, that. we are dependent on it, but it's fine. How do you use an AI? I use it as it is intended to be used, like a tool, not as Okay. like people do their entire assignments on it. But it's used for specific usage, like to find sources. How for often do you research. use? Almost every day. Oh my God, every day? Yeah, So but- do you take advices or your quizzes preparation or assignments? So for what purpose do you use? The best I can say is like give me an outline for something, not like make the assignment for me, because I feel like the more we use AI, the more brain functionality we're losing, like cognitive Yeah. capabilities. So are you feeling it? Have you started feeling that your brain usability? Yeah, is the not- more I rely on AI to do my job, I feel like the less capable I am being. Yeah. So I try to do the more as best as I can, as alone, without using AI. But it's a tool. It's useful. Yeah. No denying it. So I do use it every day. ओके अच्छा, लोगों के जहन में एक ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट आ गया कि एआई कैन रिप्लेस द ह्यूमन Yes. और हमारी जॉब्स भी जा रही हैं। डू यू थिंक दैट? No, not in the short term, because when you're typing a message to your friend, there's a spell check and there's a character guessing the entire word. AI is basically that, but at a larger scale. It doesn't know what it's doing. It's just finding stuff online and it's Yeah, copy pasting other people's exactly. stuff, merging it to create a new thing, but it's nothing new. AI cannot do novel things. People who are coding, they're worried about AI can code by itself. But one thing it can't do is make novel things. It can only Yeah, copy paste other people's stuff. exactly. So I'm not worried about people who are skilled, who can make novel, new things. They don't need to worry about it. मुझे बताइएगा आप एआई कितना यूज़ करती हैं? एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो अब लाइक डेली बेस पर डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या सर्च करती हैं आप उस पर? मैं वैसे मोस्टली जो है जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, क्योंकि इतना आइडिया नहीं होता और इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आइडियाज़ लेने के लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है, आपको आप सेटिस्फाइड होती हैं जो भी आइडियाज़ मिलते हैं आपको? नॉट दैट मच। ठीक है, आपको लगता है कि जो एआई है वो कभी हमारी जॉब्स रिप्लेस कर सकता है? कभी कभार मुझे लगता है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि हो रहा है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि जिस तरह से लाइक एक टाइम आता है जब इंसान की ज़रूरत होती है सुनने के लिए, तो अब मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा एआई का कितना इस्तेमाल है आपकी ज़िंदगी में हर यही रोज़? का इस्तेमाल रोज़ाना है कि उसके बगैर ना तो असाइनमेंट होती है ना तो क्विज़ होती है।
मैं सिर्फ ऑन द स्टोर हूँ आपके साथ, ठीक है। ठीक है। तो उसके अलावा जब एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं तो ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना कोई क्लास में समझ नहीं आती जो GPT एक्सप्लेन कर देता है, तो AI डेली यूज़ हो रहा है। ओके, अच्छा, फिर आप फंस नहीं जाते पेपर्स में आकर? नहीं, वो आप इस्तेमाल करो लेकिन आप तरीके से करो ना, साथ साथ उसको याद कर लो, पढ़ते रहो, तो ठीक आसानी है। होती है सोल्व करने में। और आपको लगता है कि इसकी वजह से बहुत सारी जो लोगों की जॉब्स हैं ऑनलाइन वो भी इफेक्ट हुई हैं? कुछ लोग तो कमा ही यहाँ से रहे थे, छोटे-छोटे कोड्स लिखते थे। जी बिल्कुल। अब जैसे एक सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं जानता हूँ, वहाँ पे पहले उन्होंने 12 इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर किए हुए ठीक थे, है। जो कोई लॉजिक बिल्डिंग का था, कोई प्रॉम्प्ट का था, अब वही सिर्फ 6 हो गए हैं। मतलब कि इंसानों की जो जितनी भी जो काम थे वो कम होते जा रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ रेशो भी काफ़ी कम होगी जब से वैसे AI आपको आया। लगता है कभी एआई एक ह्यूमन को रिप्लेस कर सकेगा? जी Completely? एग्जैक्टली, ये कर रहा है। ये आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की थी, तो वो वहाँ पे पहले काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोग्रामर्स देखने को मिलते थे, लेकिन वही हाफ हो गए हैं। ओह माय गॉड, तो आप थोड़ा सा मतलब आप कितना डिपेंडेंट हो गए हैं इस पर? अब आपको मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि क्विज़, असाइनमेंट और जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, तो वो हम सारा चैट GPT से करते हैं, कभी तो कभार आप टोटली एडवाइस भी डिपेंडेंट। लेते हैं कि आज मेरा दिल बहुत टूटा, मैं चैट GPT बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अपनी डेली रूटीन शेयर करके अगर कोई मसला चल रहा हो तो वो इसको बताते हैं, बल्कि वो हमें गाइड भी करते हैं कैसे टैकल करना है उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा आमिर। हमजा आमिर, मुझे बताइएगा दिन में कितना एआई का इस्तेमाल करते हैं आप? AI का इस्तेमाल दिन में ऑलमोस्ट घंटा हो जाता है, क्योंकि जब असाइनमेंट्स वगैरह करनी है, ठीक है, अगर किसी टीचर ने क्विज दे दिया है जो कह के LMS पे खोल के कर लेना, तो उसमें भी फिर AI चलता है। कभी प्लेजरिज्म पकड़ा गया है उसकी तरफ? नहीं, वो लोग का पकड़ा गया, हम ज़्यादा फास्ट है, हमारा नहीं पकड़ा जाता, हम रिमूव कर लेते हैं ना। प्लेजरिज्म चेक वाली भी तो वेबसाइट्स है ना, हम उनसे ठीक है। क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कभी नहीं लगा आपको कि आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, एआई पर डिपेंडेंट हो गए हैं? नहीं, क्योंकि AI को कमांड कौन दे रहा है? मैं खुद ही दे रहा हूँ ना। अगर मेरे अंदर ब्रेन नहीं होगा तो मैं कमांड तो नहीं ना दूंगा। ये तो बहुत छोटी सी एक इतनी सी कमांड और वो आपको इतना लंबा आंसर फिर दे उसको रहा है। मैंने देखना भी तो है ना कि मेरा काम क्या है कि नहीं है। काम का नहीं होगा, मैं उसको दूसरी कमांड दे ये दूंगा। किसी का आपने इंटरव्यू अच्छा सुना हुआ है? नहीं, ये इतनी नॉलेज है, इतनी सेंस है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि एआई बहुत डेंजरस है और ये कभी भी कुछ हो सकता है, हमारी जॉब्स रिप्लेस हो सकती है, इसके बारे में क्या मैसेज जॉब्स है नहीं आपका? रिप्लेस हो सकती। well देखें, done. आप कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि AI को ऑपरेट करने के पीछे भी कौन सी फोर्स चाहिए? ह्यूमन फोर्स Very चाहिए। good. AI को रिप्लेस नहीं, AI ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, उन लोगों के लिए खतरा है जो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे। अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं ना करेंगे, फिर आप जोन सी मर्जी टेक्नोलॉजी, आपकी जॉब खत्म हो जाएगी। मतलब आप इसको सीखते जाए साथ साथ? सीखते जाएं, साथ साथ एक्सप्लोर करें, आपके फायदे की चीज़ है। इसको आप एज अ असिस्टेंट डील करें ना, ये आपकी असिस्टेंट है। आप इसको अगर अपना मालिक समझेंगे या आप अपना बॉस बना लेंगे तो तब भी आप खराब है, और अगर आप इसको अडॉप्ट ही नहीं करेंगे तब भी आपका नुकसान है। बच्चों से बात की है, स्टूडेंट से बात की है, जैसे कि एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है, वो चाहे क्विज़ प्रिपरेशन हो, एग्ज़ाम्स की तैयारी हो, असाइनमेंट हो, कुछ भी एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। बच्चों से लेके बड़ों तक हर कोई हर रोज़ एआई बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। मुझे लगता है कि हमें एआई का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, मुझे भी कम करना चाहिए, और जो लोग हमें देख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने दिमाग को तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और जैसे कि हम दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी जो अपनी यूज़बिलिटी है वो बहुत ही वो कम हो जाएगी, सोचने की सलाहियत कम हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज के हमारे इस सेगमेंट में बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला होगा। और जहाँ तक लोगों को ये लगता है कि एआई हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कंप्यूटर की जो फील्ड के लोग थे उनको ये काफ़ी हद तक ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है। बहुत सारे लोग थे जो ऑनलाइन बेचारे पैसा कमाया करते थे, छोटे छोटे वो प्रोग्राम लिखा करते थे, तो वो अब लोग नहीं करते, क्योंकि अब उनको एआई ने ले लिया है, एआई ने उनको अपने कंट्रोल में कर लिया है। और अगर वो लोग जो अभी अभी एआई सीख रहे हैं, साथ साथ उनका आगे फ्यूचर है। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। जी, तो नाज़रीन, हमने जाना इस खुसूसी रिपोर्ट में कि एआई पर कितना इन्हिसार करें। स्टूडेंट्स असाइनमेंट से लेकर हर काम, डाइट इवन जी एआई से पूछी जा रही है, और एआई बहुत मददगार साबित हो रहा है, लेकिन अच्छे कामों
के लिए असाइनमेंट्स खुद जहन इमोशनल लड़ाकर सेटिस्फेक्शन के लिए भी रुजू किया जाता है जी AI यस से। तो एआई पे इतना इन्हिसार ना करें, अपने थोड़ा जहन का भी इस्तेमाल करें, ब्रेन का भी इस्तेमाल करें और कोशिश करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, क्योंकि तो जो चीज कामयाबी वर्किंग में नहीं मिलेगी। रहती वो जंग आलूद हो जाती है। Yes. तो इस तरह अपने ज़हन से भी आप बस काम लें ब्रेक लेना ही बनता और अच्छा प्रॉम्प्ट करें आप AI पे। यहाँ वक्त का ब्रेक का देखते रहे सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और कुछ खवातीन के मसाइल की बात कर लेते हैं। 40 साल की उम्र के बाद खवातीन के जिस्म में फितरी तब्दीलियां आती हैं जो न सिर्फ तवानाई बल्कि मजमूई सेहत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी असर डालती हैं। हार्मोन्स की तब्दीली से मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो सकता है, हड्डियाँ और जोड़ जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और तवानाई की कमी जो है वो बहुत महसूस होने लगती है। किस तरह ग़िज़ाई आदात, वर्जिश, सप्लीमेंट्स और कुदरती हर्बल तरीके ख़वातीन की तवानाई और जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने में हेल्पफुल हो सकते हैं, और आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर कौन से छोटे मगर बड़े इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आपकी एनर्जी भी बूस्ट हो और आपकी इम्यूनिटी भी जनाब उसके साथ साथ बूस्ट हो सके। इसी पर आज जनाब रहनुमाई लेते हैं मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। नईमा आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आज हमें आप बताएं कि किस तरह से एनर्जेटिक आप बनाने वाली हैं खवातीन और 40 साल के बाद भी 40 साल मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया, आजकल तो थोड़ा मामला नीचे भी है। नहीं, मैं बात को इधर से ना स्टार्ट कर लूं। मैं खुद 40 साल की हूँ, 40 प्लस हूँ, तो मैं अपने जैसे ही बना लूं सबको। ऐसा कर लें, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक रिकॉर्डिंग्स करती आपा हूँ। अगर आपने अपने जैसा बना लिया, सारी टीवी पे बैठी होगी टोट के बता रही हूँ ये तो और भी खुशी की बात होगी, है मेरा ना, मैसेज पहुंच जबरदस्त। जाएगा सबके लिए जी। असल में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों का टॉपिक आज का बहुत अच्छा है। ये उजैर ने जैसे बात बीच में की है ना कि 40 साल कोई जरूरी, 40 साल से पहले आजकल 40 साल डाइट का डाइट के हिसाब से 40 साल का जो आपका टेन्योर है ना, 40 साल के बाद जो वक्त मांगता है ना, जिस्म जो मांगता है वो खुराक नहीं, वो समझदारी मांगता है। ठीक है, समझदारी से अगर आप काम लेंगे तो तब आप अपने आप को 30 जैसा मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है हाँ, उसमें क्या है, चंद एक बुनियादी बातें हैं जिसमें सबसे पहले है प्रॉपर पानी। ठीक है, हाइड्रेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस 40 साल के बाद आप ड्राइनेस अफोर्ड नहीं करते। अगर आपकी हड्डियों में ड्राइनेस आ गई तो आपको चलना जो है मुहाल हो जाएगा, कड़ल पड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैं सबसे पहले यही बताती हूँ कि सादा पाकिस्तान में हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है। पानी का इंटेक पूरा रखें। फिर प्रॉपर डाइट में आती है प्रोटीन भी आपकी आती है, कार्ब्स भी आते हैं, लो कार्ब्स आते हैं। ठीक है, फिर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा उसके अंदर फैट ज्यादा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और फर्क है ना, आपके लेवल का फर्क है, हम सब के लिए बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रॉपर वॉक बहुत जरूरी नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे। डायबिटिक पेशेंट हूँ, सामने बैठी हूँ, 15 मिनट से ज्यादा वॉक होती नहीं मुझसे, 15 से 20 मिनट कभी कभार होता है जो 2 घंटे कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें। बहरहाल बाकी मैं आप लोगों को एक पुराना देसी टोट का ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ कि जो नानियां दादियां, बल्कि उनकी नानियां दादियां इस्तेमाल करती थी। हाँ, बहुत ही आसान है, सस्ता है, और हम क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत है, हम बहुत ही खुश नसीब हैं जिनके पास आज तक वो मौजूद है। बहुत ही आसान सी चीजें हैं। सबसे पहले वो नुस्खा देखने के लिए प्रोग्राम पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले आपने 2 लीटर पानी जो हम रेगुलर लेते हैं, आम रूटीन में लेते हैं, 40 साल के बाद आप ये करें, स्टिफनेस को खत्म करने के लिए पानी का इंटेक बढ़ा दें, 2.5 से 3 लीटर कर दें। ठीक है, प्रॉपर ये नहीं कि एक टाइम में आपने 1 लीटर पी लेना है, आपने पानी पीते रहना है, थोड़ा थोड़ा पानी ले। उससे ये है कि आपके मैदे का बहुत बड़ा इलाज, जहां कोई दवाई असर नहीं कर रही ना, आपके मैदे में जलन है, तो आप ये वाली जो बोतल है ये 4 बार करके पिए और दिन में 5-6 बोतलें पी ले, इंशाल्लाह आपका फ्री में इलाज हो जाएगा मैदे की किसी भी बीमारी है। अच्छा जी, अगली चीजें जो आती हैं वो आती है कच्ची सब्जियां। कच्ची सब्जियों में कॉम्बिनेशन बनाए, जरूरी नहीं है कि आपने सारी सब्जियां इस्तेमाल करनी है। ठीक है, सारी सब्जियां देखिए, विटामिन सी ले लिया आपने, इसके अंदर फाइबर भी ले लिया आपने, इसके अंदर फॉस्फोरस भी ले लिया, आपका बीपी भी कंट्रोल हो गया, आपका शुगर भी मेंटेन रहेगा। अगली चीज आती है एक ग्रीन वेजिटेबल। एक ग्रीन में चाहे आप बंद गोभी लें, चाहे आप ब्रोकली ले लें, चाहे आप खीरा ले लें। ठीक हो गया। अगली चीज जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है वो है गाजर। मैं ये वाली इसलिए उठा के लेके आई हूँ कि इसका फाइबर जो है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। लोग तो आजकल वो चाइना वाली गाजर के हलवे भी बना रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ। मैं तो सिर्फ अफसोस कर सकती हूँ, इतनी मीठी नहीं होती जितनी ये, क्या वो सिर्फ उनका कलर भी अजीब सा ही होता है, मैं उनको लाइक ही नहीं करती हूँ। ठीक है, इसके देखने में बड़ी खुशनुमा लगती है। हर कच्ची सब्जी के अंदर
हर आपके फ्रूट के अंदर विटामिन सी जो है कि जो हर जगह घुस जाता है, हर जगह अपनी जगह वो बना लेता है। तो आपने क्या करना है, बिग सोर्स ऑफ विटामिन सी। आपने विटामिन सी एक हमारा ऐसा विटामिन है जिसको हमें डेली लेना पड़ता है, ठीक है, ये स्टे नहीं करता और डेली हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। ये सब्जी आप खाएंगे तो यकीनन आप चुकंदर जैसे हो जाएंगे। आपने करना ये है कि अंदर से जैसे चुकंदर अंदर से, जैसे चुकंदर अंदर से, बिल्कुल। उजैर बड़े रदीफ काफी मिलाता है, मैं बता रही हूँ, जैसा हमारा चुकंदर अंदर से है, ठीक हो गया। ये देखिए अंदर से देखिए, ठीक है, आप ऐसे पिंक हो जाएंगे, कुदरती मेकअप आपका हो जाएगा। अगली चीज जो है वो थोड़े से कम टाइम के लिए आती है, वो हमारे पास जो है वो हमारे दांतों को भी ठीक करती है, ठीक है, हमारे दांतों को मजबूत करती है, हमारे गम्स को क्लीन करती है, हमारे स्टमक को ठीक करती है। अगर आपके जिगर में गर्मी है तो गर्मी को दूर करती है, ठीक है, आपकी स्टिफनेस को खत्म करती है। वो क्या है, शुगर केन का बिग सोर्स, गंडेरियां, ठीक है, गंडेरियां जरूर चूसें, ठीक है। गंडेरियां दांत कहाँ से लाएं लोग आजकल, तो टूथपेस्ट कर करके केमिकल से कमजोर हो गए। ये प्रैक्टिस है दांत मजबूत करने की, मसूड़े मजबूत करने की। हाँ, ये अच्छा, कुछ लोग इसका जूस पीते हैं कि बस ये कंपैरेटिवली जूस जो होता है ना, मैं आपको बताऊं, जूस इसलिए होता है कि ठीक है, वो आपके खुदा ना खास्ता जिनको हेपेटाइटिस है या जिगर में गर्मी है या ज्यादा हिद्दत है, तो हिद्दत को खत्म करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ इनटेक हम कर लेते हैं। हमने क्या करना है, च्यू भी करना है, ठीक है। इसको, ये हमारे दांतों के अंदर जो पिलाक लग जाता है ना, ये सारे को रिमूव कर देते हैं। एक्सरसाइज भी है दांतों की। लेकिन आपा ये मैंने थोड़ी बहुत खाई है, प्रैक्टिस की, उसके बाद मुंह ही सारा छिल जाता है, उसका भी कोई हल बताओ। हाँ, ये बात है। ये बिल्कुल ठीक है। साइज छोटा रखें, ठीक है। ये देखें ना, गंडेरियों का साइज देख के, क्योंकि वो तो बना के देते हैं आपकी चॉइस के मुताबिक, आप साइज छोटा रखवाएं, ठीक है। और मैं कभी भी नहीं लेती थी, लेकिन अब मैं दांतों की वजह से पिछले 4-5 साल से ले रही हूँ। हालांकि मुझे 4-5 साल से शुगर, लेकिन फिर भी मैं लेती हूँ गंडेरियां, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, ठीक है। मैं इस तरह की चीजों को जरा सा, और जब ये खा लें तो साथ अपने एक शॉपर जरूर रखें जिसके अंदर डालें, जगह ना फेंके, बिल्कुल। अच्छा जी, अगली चीज की तरफ आते हैं। हमने अपने घुटनों के अंदर लुब्रिकेशन जो है उसको खत्म नहीं होने देना, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लूइड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके लिए बिग सोर्स कब से, अगर मैंने इसकी देखी है ना, इसकी हिस्ट्री चेक की है, तो इसकी हिस्ट्री आई थिंक मुझे जब से मिली है, जब से कि ये पौधा खुद रू पौधा जब से उगा, अल्लाह ताला ने जब इसको जमीन पे उतारा था ना, ये वाहिद है कि जो जंगलों में, पहाड़ों में, दरख्त या मैदानों में ये अपने आप को संभाल के रखता है। जिसमें मैं अक्सर बातों में कहती हूँ ना कि पहले कायनात से जाई गई थी, बाद में हम आए थे। ये हमारे लिए एक, आप ये कहें कि एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और हमारी स्किन के लिए खाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे हड्डियों के अंदर लुब्रिकेशन पैदा होती है, हमारी विटामिन सी, हमारे विटामिन डी, तमाम चीजों के लिए। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो लोगों को नहीं पता, ठीक है, वो लोगों को नहीं पता। वो मैं आज बताऊंगी, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ, ठीक है, इधर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं, वरना हम इसका एक मजे का हलवा भी आप लोगों को बनाना सिखाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत अच्छा हलवा बनता है। ये तो बहुत कड़वा होता है। नो, कोई कड़वा नहीं होता, ये किसने कह दिया करके देखो। आप करें और उसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू करें। शोर कड़वा नहीं है, कड़वा बिल्कुल भी। ये अच्छा, इसको चेक करें जरा, ये थिन स्लाइस है, ठीक हो गया। ये थिन स्लाइस है, ये आपने सुबह नहार मुंह, अच्छा लेना दूध के साथ, और इससे ज्यादा लेना नहीं। मैं कहती हूँ थोड़ा करें, मुसलसल करें, ठीक हो गया। थोड़ा कर ले, लेकिन मुसलसल करें। एक बार ज्यादा की और तंग पड़ गए, वो ना हो कि एक बार ज्यादा की और तंग पड़ गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको कोई बात नहीं, नो इशू, मैं उठा के दिखा देती हूँ। ये पीस है, ठीक हो गया। ये इतना सा पीस है, ये डेली अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी स्किन बूढ़ी नहीं होगी। 40 साल से पहले शुरू कर देते हैं तो 40 साल में आप 30 के नजर आएंगे, ठीक है। आपकी स्किन जवान नजर आएगी, हाइड्रेशन और लुब्रिकेशन को पूरा रखेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको स्टिफनेस वाले प्रॉब्लम्स या 40 साल के बाद जिनको हमने हाईलाइट किया वो प्रॉब्लम नहीं होंगे। आप ये दूध के साथ निहार रात वाले दूध, मलाई उतरा जो दूध होता है ना, उसके साथ लेंगे तो फिर तो श्योरिटी है ना कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि तासीर थोड़ी सी गर्म होती है इसकी। अदरवाइज ये लोग पानी के साथ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब अगला नुस्खा जो है सदियों पुराना नुस्खा है, वैसे इसके बहुत सारे फायदे लगाने में, खाने में, लेकिन आज हमारा टॉपिक क्यों है कि लेथार्जिक ना हो, मसल स्टिफनेस ना हो। अच्छा जी, अगली जो चीज आती है वो आती है हमारे पास जो सदियों पुराना एक नुस्खा है कि जिसकी वजह से जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके घुटने, आपके टखने, खास तौर पे आपकी कमर का दर्द, ठीक है, खास तौर पे मैंने जो एक पॉइंट किया वो है आपकी कमर का दर्द, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो खवातीन हैं। आज टॉपिक क्योंकि खवातीन का, लेकिन ये मर्दों के लिए भी यकसा मुफीद है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कम अज कम आपके पास 2 साल पुराना गुड़ होना चाहिए। 2 साल पुराना कम अज कम, ठीक है ना। गुड़ जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। मेरे पास 5-5 साल पुराना भी गुड़ है, मेरे पास 5-5 साल पुराना भी गुड़ है, ठीक है। हाँ जी, मेरे डब्बों में रखा है। अगली चीज आती है कोकोनट, ठीक है, फ्रेश कोकोनट, ठीक है। ये नहीं कि ये 2-3 साल पुराना हो, ये इस बार का ही हो, लेकिन हो इस तरह का ड्राई फॉर्म में। उसके बाद जो आती है वो आते हैं काले तिल,
काले तिल, ये 3 चीजें। ठीक है। काले तिल, पुराना गुड़ और कोकोनट, इनको कूट के एक फक्की सी बना लें। एक चाय वाली चम्मच आपने सुबह नाश्ते के बाद और एक दिन में किसी भी टाइम ले लें, चाहे आप रात को ले लें। इंशाल्लाह आप लोगों को ना कमजोरी होगी, ना आपकी विटामिन्स की कमी होगी, ना आपको मिनरल्स की कमी होगी, ना आपको फाइबर की कमी होगी। ठीक है, फाइबर, क्योंकि हमारा पेट भरा भरा भी रहेगा और हमें एक्स्ट्रा भूख भी नहीं क्रेविंग्स लगेगी। भी नहीं होंगी। जो हम सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं वो खाने की फिर जरूरत नहीं महंगे पड़ेगी। सप्लीमेंट्स और का vitamins बाद जो ले रहे हैं। देखिए पहले तो महंगे सप्लीमेंट्स नहीं थे ना, अब से कोई 30 साल पहले भी नहीं थे। ठीक है, ये तो अब आई है भरमार, जिस तरह दरख्तों पे ही लगना शुरू हो गया है बहुत ये ज्यादा। बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि अगर हमने डाइट नहीं ली प्रॉपर दिन की भाग दौड़ के अंदर तो हम ये शायद 1-2 गोलियां ले लेंगे, विटामिन ले लेंगे, सप्लीमेंट ले लेंगे तो हम जनाब वो सारी जितनी डेफिशिएंसीज हैं उसको ये कवर कर लेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल लोगों का ख्याल है ये, लेकिन लेकिन ये ख्याल करता बिल्कुल नहीं गलत है। लेकिन बिल्कुल गलत है। लोगों का ख्याल है लेकिन ये ख्याल बिल्कुल गलत है आपका। आप अपना जब तक आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, देखिए हल्की डाइट लें, ठीक है, जौ का दलिया ले, आप दूध के साथ उसके अंदर शहद डालें, ठीक है ना, हाँ जौ का दलिया, थोड़ा सा उसमें ड्राई फ्रूट डालें, उसमें शहद डालें। और दूसरी चीज ये है कि आप बलाई उतरे दूध में पकाएं, क्योंकि आजकल हम ना इतनी एक्सरसाइज करते ना इतनी वॉक करते, तो फिर हमें इतना ज्यादा अंदर भरना भी नहीं चाहिए। और भी चीजें हैं। बिल्कुल, अगली चीज आएगी वो देखिए, ये मैंने आपको बता दी है, एक सदियों पुरानी फक्की, ठीक है, नानियों के जमाने की, सही है। ये आप लेते रहेंगे तो आप लोगों को वीकनेस या बैठ के काम करने में ये कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली चीज ऐसी बताने लगी हूँ कि जिससे आप खाने से लाल गुलाबी गोरे, ठीक है, आपके बाल बहुत प्यारे और आपकी नजर जो है बिल्कुल उकाब जैसी हो जाएगी, ठीक है, चाल हिरनी जैसी हो जाएगी। ठीक हो गया, हाँ जी, सारे रदीफ काफी हमने इधर मिला नहीं 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 यार क्या हो गया पाँव मोर जैसे नहीं। ये देखे आपने लेना है, ये पूरा एक कंप्लीट नुस्खा है, समझिएगा इसको, ठीक है। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। हाँ जी, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। इनमें से आपने लेनी है 3 अंजीर, ठीक है, 2 खजूर, यही खजूरें, ठीक है, अमूमन में यही होती है, 2 खजूरें। और उसके अलावा कभी आप डालें 1 टीस्पून पंपकिन सीड, कभी इसकी जगह आप डालें 5 बादाम, कभी इसकी जगह डालें आप 3 काजू। इसमें ऑप्शनल है, इनमें कोई ऑप्शनल नहीं है। लेट्स से 3 अंजीर 2 खजूर 1 चम्मच कद्दू के बीज रात को 1 गिलास पानी में सोक करके रख दें और सुबह उठ के आप वो निहार मुंह पानी पी ले। और वो ड्राई फ्रूट जो है आपने सोक किया हुआ है, क्योंकि ये नबी सुन्नत नबी भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ड्राई फ्रूट जो भिगो के खाना पसंद फरमाते थे। अच्छा, इसके खाने से होगा क्या, आपके अंदर जितने मिनरल्स हैं, जितने विटामिन हैं, ये सारे पूरे होंगे। खास तौर पे 40 साल के बाद खवातीन में प्री मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है या मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए उसकी वजह से क्या है कि मूड स्विंग चेंज होते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, क्योंकि वो कुदरती चीज है ना, कुदरती अमल है। तो उसको प्रॉपर आप अपने मूड को ठीक रखने के लिए अपने, क्योंकि वो होती किस वजह से है, चिड़चिड़ापन किस वजह, जब आपके अंदर कमी होती है, ठीक है ना, कमी होती है, तो इस वजह से तो ये आपकी उन जो आपके अंदर कमजोरी है, जो कमी है, हार्मोनल जो इम्बैलेंस हुए हुए हैं, उनको बैलेंस तो नहीं करेगा। प्री मेनोपॉज बैलेंस नहीं करता, ये है कि आपके अंदर जो लेथार्जिक होती है ना, प्री मेनोपॉज वो होता है कि जब खवातीन के जो मखसूस अय्याम वो खत्म होने के करीब होते हैं, फिर मेनोपॉज होता है कि वो स्टार्ट हो जाता है। इस तरह एक सर्कल चलता है, लेकिन उसके अंदर कमजोरी होती है। कमजोरी के बाद आप क्या करते हैं कि आपका मूड चेंज होता है, आप में ब्लड की आयरन की कमी होती है, कभी कभार सर में गैस चढ़ जाती है। तो वो जब कमियां होती तो उन मिनरल्स को, उन कमी को, वो कमजोरी को ये पूरा करेंगे। ये 3 चीजें और खाएं और अपनी शानदार जिंदगी गुजारें। जबरदस्त आपा, बहुत शुक्रिया आपके, बड़े ही जबरदस्त से ये नुस्खे हैं और हर खातून को जी ये नुस्खे अपनाने चाहिए और सारे का हल जे आपके टोटकों में ही बैठा हुआ है। तो ये आज से शुरू कर दें, जितने भी 40+ हैं और कम उम्र खवातीन भी इसको खा सकती हैं, वो भी इंजॉय कर सकती हैं। मज़ेदार नुस्खे हैं, वैसे तो हेल्दी भी हैं और जायके में भी भरपूर हैं। तो ये नुस्खे अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन करें। वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। टोटकों के मैदानों से अब क्रिकेट के मैदान में चलते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है वो है आलमी मीडिया पर शहसुर्खी बनी हुई है। आखिरकार मसले का हल निकल आया। पाकिस्तान ने जी 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और ये महज एक मैच नहीं है बल्कि एक साब शिकन सिफारती जंग थी जो एक बार फिर पाकिस्तान के नाम रही। और कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब श्रीलंकन सदर ने खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और मैच खेलने की दरख्वास्त की। और पाकिस्तान का मैच ना खेलने का फैसला बांग्लादेश की हिमायत में था, तो बांग्लादेश की भी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेले। पाकिस्तान ने बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए अपने फैसले पर नजर सानी कर ली, लेकिन क्या ये फैसला इतना ही सादा है जितना नजर आता है?
दूसरी तरफ पीएसएल कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। मुल्तान सुल्तान्स 2.45 करोड़ में वॉलीटेक ग्रुप ने खरीद ली है। नाम भी बदलकर रावलपिंडी रख दिया जनाब। और इसका पीएसएल की ब्रांडिंग पर कितना मुस्बत असर पड़ेगा और पाकिस्तान के फैसला बदलने के पीछे की कहानी जानने के लिए हमने दावत दी है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हम बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हमें पता है कि आपके पास बहुत सारी खबरें हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ आपसे निकलवा सके। हमें ये बताइए कि पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अपना फैसला तो तब्दील कर लिया है। अब 15 फरवरी को पाक भारत दंगल तो होने जा रहा है। क्या ये मामला इतना ही सादा जितना नजर आ रहा है या पसे पर्दा क्या कोशिशें काविशें हुई, क्या बातें हुई? बड़ा ही अच्छा आपने सवाल किया। डेफिनेटली इतना सादा नहीं है। और ये जो पाकिस्तान का फैसला था नॉट टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, ये ट्रिगर हुआ था जिस वक्त मुस्तफीजुर रहमान का केस मिस हैंडल किया था। हिंदुस्तान की हुकूमत के कहने पे बीसीसीआई ने जो है वो केकेआर को कंपेल किया कि इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, जो कि एक पॉलिटिकल डिसीजन था क्योंकि असम में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है। अमित शाह हैं, जय शाह के वाले जो कि होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अक्सर कहते रहते हैं उन बंगालीज को भी जो कि इंडियन बंगालीज हैं, नॉट के वो बांग्लादेश में रहते हैं, उनको भी घुसपैठिए कहते रहते हैं। तो ये एक नैरेटिव क्रिएट किया। और उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि भारत को एक आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि दुनिया में जितने भी बाकी क्रिकेटिंग ममालिक हैं रिगार्डलेस के वो इक्वल वोट्स रखते हैं। और ये जो आईसीसी है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी और न्यूट्रल उसको डिसीजन लेने होते हैं, लेकिन लीनिंग उसकी हमेशा भारत के फाइनेंशियल मसल की वजह से भारत की तरफ रही। तो वहाँ पे फिर जब बांग्लादेश ने प्रिंसिपल स्टांस लिया, ये सारी कहानी बांग्लादेश से शुरू हुई और उन्होंने काफ़ी सरप्राइज किया वर्ल्ड क्रिकेट को, क्योंकि उन्होंने मेरिट पे ये बात की थी कि अगर एक प्लेयर की सिक्योरिटी इंडिया में नहीं है तो पूरी टीम की कैसे होगी। और क्योंकि वो इवन न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं मांग रहे थे, क्योंकि एक जॉइंट ली हो रहा है ये वर्ल्ड कप श्रीलंका में और हिंदुस्तान में, तो उन्होंने कहा हमारे मैचेस आप श्रीलंका में शिफ्ट कर दें। फिर ये जो 14-2 की वोटिंग हुई जिसमें श्रीलंका भी शामिल था, जिन्होंने अगेंस्ट किया बांग्लादेश के वोट, और अफगानिस्तान ने भी अगेंस्ट किया। ये 14-2 की वोटिंग अगेन एक बहुत ही हैज़र्ड तरीके से प्रोसेसेस को फॉलो किए बगैर बहुत जल्दी एक बोर्ड मीटिंग बुला के ये अगेन जो एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट में और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के प्रेशर में ये डिसीजन लिया गया और टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया एक फुल मेंबर को। और आयरनी ये थी कि एक एसोसिएट मेंबर को ले आए। तो यहाँ पे फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की जो फॉल्ट लाइंस थी गवर्नेंस की, उसमें फिर किसी ने तो खड़ा होना था। तो पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया और उसका एक रीज़न है। ये ठीक है कि हमेशा से 2002 से क्लाउड चलता आ रहा था बीसीसीआई का और बाकी वर्ल्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हम लोग भी इसी तरह फॉलो करते रहे। लेकिन जब एशिया कप में सबसे पहले तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी टीम्स ने क्लियर किया हुआ था आईसीसी की और बोर्ड ने आपको एक होस्ट का दर्जा दिया हुआ था आईसीसी के, वहाँ पे आखिर में आके भारत ने सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके और पाकिस्तान ना आए, हालांकि बाकी सारी टीमें पाकिस्तान आई। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुई, जिसपे फिर आपके जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, ऑब्वियसली ये प्रीवियस जो इनके जो थे जो गुजरे हैं इनके प्रेडिसेसर्स, उनसे ये बहुत मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये पावर यील्ड करते हैं। फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी हैं और एक पर्सनालिटी और अंदाज की है। तो इन्होंने टिट फॉर टैट की बात की और यही बोर्ड जिसने बांग्लादेश को 14-2 वोट आउट किया, उसने पाकिस्तान की ये चीज़ मानी थी। क्यों? क्योंकि हमारी एक ब्रांड इक्विटी है और 62% रेवेन्यू जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स का है वो आता है फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया मैच। फिर 2017 से इतने कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस थे कि पाकिस्तान दूसरे ग्रुप में था बीइंग द नंबर 8 टीम और इंडिया दूसरे में था, बट दोनों को ब्रॉडकास्टर्स के कहने पे एक ग्रुप में रखा और उसके बाद हमेशा पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही ग्रुप में रहे। देन 80% ऑफ जो एसीसी के एशिया कप के जो रेवेन्यू आता है पूरे टूर्नामेंट का, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैचेस से आता है। तो ये, और आजकल वैसे भी ब्रॉडकास्टर्स के बड़े मसाइल हैं हिंदुस्तान में, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया हुआ है ये जो आपकी गेमिंग एप्स हैं और ये जो ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर भी हिंदुस्तान का खत्म हुआ, वो $750 मिलियन का आउटले था। वो जब खत्म हुआ तो ये तो राइट्स वापस करने गए थे आईसीसी को। आईसीसी ने बिडर्स ढूंढे थे, जिसमें नेटफ्लिक्स भी था, जिसमें ये अमेजॉन भी था, जिसमें सोनी पिक्चर्स भी था, और उन सारों ने कहा कि हमने नहीं लेना। तो ये तो अब अगर इंडिया पाकिस्तान करना होता तो वो राइट्स भी वापस कर देते। और अभी 2027 में जो ब्रॉडकास्टिंग साइकिल खत्म होगा आईसीसी का, इनको बायर नहीं मिलना।
तो वो वक्त दूर नहीं है जिस वक्त ब्रॉडकास्टर कहेंगे कि अच्छा यार अगर हमारे $750 मिलियन की रेवेन्यू नहीं आ रहा तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बायलैटरल सीरीज या टेस्ट आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में तो शुरू करो टू एक्चुअली रिकम्पेंस, वरना तो इनको कोई खरीदेगा नहीं। तो उसमें फिर आपने प्रिंसिपल स्टैंड लिया, सॉलिडारिटी दिखाई। नुमान साहब बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बहुत कम टाइम में आपने पूरी स्टोरी बयान कर दी है, जिसको नहीं भी समझ आई थी उसको भी पूरे तरीके से समझ आ चुकी कि कहानी क्या है। तो क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तान ने आईसीसी से अपनी सालाना आमदनी में इजाफे या हाइब्रिड मॉडल के खात्मे जैसी कोई ठोस यकीन दहानी हासिल कर ली? देखें, जब आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, एक तो आपका जो मेन एम था वो था बांग्लादेश, बल्कि आपने तो यहाँ तक कह दिया था उनको, ये जो आईसीसी के डिप्टी चेयर आए थे और उनके एडवाइजर थे एसोसिएट कंट्रीज के, कि बांग्लादेश अगर ये डिसीजन लेता है और वो सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर हम उस पर बेस करके हाँ या ना करेंगे। तो बांग्लादेश को तो वो मिल गया। एक उनको वो जो एक अनफॉर्चुनेटली सिविल डिस्टर्बेंसेस की वजह से वो नहीं हो सका था आईसीसी का टूर्नामेंट, उन्होंने कहा 2028 से लेके 31 में वो एक दे देंगे। फिर बांग्लादेश ने मेजबानी करनी है जॉइंटली विद इंडिया 2031 के वर्ल्ड कप की। और बाकी उनकी पेनल्टी नहीं लगी जो 38% लग सकती थी। फिर उसके अलावा उनको आईसीसी जो रेवेन्यू शेयर उसमें कटौती नहीं होगी, एनुअल जो ग्रांट आती है, तो वो तो आपने अचीव कर लिया। हाँ, बैक एंड पे ये बातें ज़रूरी देखें, वो लोग बहुत सारे ना वो कर रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं बगैर कहानी हुए कि आईसीसी के एम्बिट में है ही नहीं पाकिस्तान की और इंडिया की बायलैटरल सीरीज को इन्फ्लुएंस करना। ये दोनों बोर्ड्स ने डिसाइड करना है। इसी तरह आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप आईसीसी के एम्ब्रेला में एम्बिट में तो खेली जाती है, लेकिन वो इंडिविजुअल बोर्ड्स ही डिसाइड करते हैं, वो भी ऑलमोस्ट बायलैटरल सीरीज है। जहाँ तक आपने रेवेन्यू की बात की तो मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ कि ये जो $600 मिलियन जनरेट होता है 78% ये हिंदुस्तान से आता है, 70% ब्रॉडकास्टिंग का रेवेन्यू हिंदुस्तान से आता है। लेकिन ये 600 मिलियन में 38.5% भारत को दे दिया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू रखते हैं, वो हॉट सेलिंग प्रॉपर्टी हैं, तो उनको दे दिया जाता है जी जो तकरीबन $231 मिलियन। और बाकी जितनी भी टीमें हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड टॉप टीम्स हैं या साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान, इनको 10% से नीचे है। पाकिस्तान का 5.75% है जो कि $34 मिलियन एनुअल बनता है। अब अगर आप इसकी जो है प्रोराट बेसिस पे निकालें कि इंडिया पाकिस्तान के जो मार्की मैचेस होते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में, तो उस हवाले से पाकिस्तान का शेयर 23.3% होना चाहिए, यानी कि $140 मिलियन। तो यकीनन पाकिस्तान ने ये बात की है कि एनुअल ग्रांट को इंक्रीज किया जाए, और ये फैसले अभी नहीं हो सकते थे। ये भी अगेन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये फैसले जब मार्च में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होगी तो उसमें डिसाइड होगा, ये कमर्शियल एस्पेक्ट को देखा जाएगा। एंड डेफिनेटली हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो है वो सीरीज बायलैटरल वो आईसीसी के एम्बिट में नहीं है, लेकिन आईसीसी की जो इस वक्त हायरार्की है वो सारी हिंदुस्तान से ताल्लुक रखती है। मेजर स्टेक होल्डर है इंडिया की पॉलिटिक्स में जय शाह के वालिद। सो ये सारी चीज़ें जो हैं बैक एंड पे ज़रूर कहा जा सकता है कि जी फॉर द डिग्निटी ऑफ द गेम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको लग रहा होगा शायद पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने जो पावर स्ट्रक्चर में आईसीसी के एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था और वो जो न्यूट्रलिटी एब्सेंट थी उसको स्टर कर दिया है, बिल्कुल सिक्योर किया। डॉक्टर साहब, और जरा इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे कि जो आप बता भी रहे हैं कि 2002 से इजारादारी भारत ने कायम की हुई थी यहाँ पर क्रिकेट के अंदर अपनी, अब आपको लगता है कि वो टूट चुकी है और दूसरे ममालिक के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन्हें भी पता चल गया कि अगर जनाब आईसीसी कोई नाइंसाफी करता है, भारत कुछ करता है, तो हमारे पास पाकिस्तान और बांग्लादेश की सूरत में ब्लॉक मौजूद है, फिर हम वहां पर चले जाएंगे और इस तरह का जो स्टैंड है वो लेंगे। और साथ ही दूसरा सवाल ये भी कि क्या बांग्लादेश को ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि उन्हें कंपनसेट करने के लिए कोई ना कोई सीरीज या फिर कोई मुआवजा दिया जाएगा? हाँ जी, बांग्लादेश को तो उन्होंने इवन हैंड आउट में दे दिया। जो आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है वो तो कंफर्म हो गया कि उनको जो है एक्स्ट्रा टूर्नामेंट भी मिलेगा, आईसीसी की होस्टिंग राइट्स, और प्लस उनकी जो है कंपनसेशन की जाएगी पार्टिसिपेशन फी के हवाले से। वो तो हो गया। अभी आपने जो बात की बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि पाकिस्तान की रीपोजिशनिंग हो चुकी है इस डिसीजन लेने के बाद, और अब आप जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉग भी बन गए हैं, वाइटल कॉग बन गए हैं। और इंडिया हो गया, सॉरी इंग्लैंड हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया या साउथ अफ्रीका, ये सारी टीम्स चुप करके बैठी हुई थी रिगार्डलेस ऑफ देयर क्रिकेटिंग इम्पैक्ट। अब ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप जीता हुआ है,
एक T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, लेकिन वो वैक करता है टेल इन फ्रंट ऑफ BCCI। तो ये जो फॉल्ट लाइंस को आइडेंटिफाई करके अब जो पाकिस्तान खड़ा हुआ है, अब नेक्स्ट टाइम वो भी 10 दफा सोचेंगे कि यार ये वन लॉपसाइडेड और ये इतना बेंड जो है इंडिया की तरफ, उसमें हमारी जो प्रेजेंस है वो किधर चली गई। तो आई एम 100% श्योर कि अब अगर ऐसे आगे कोई चीज होगी तो अब उनमें हिम्मत आ गई। somebody had to take the lead, जो कि पाकिस्तान ने लीड ली है। बिल्कुल पाकिस्तान ने लीड ली है। और नुमान साहब, जिस तरह से हम देखें बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE सबको खुश कर दिया है, सारे दोस्तों को राजी भी कर दिया है। तो अब इस फैसले के बाद जो पाकिस्तान की अब मार्केट वैल्यू है, आपको लगता है अब आगे आने वाले दिनों में फ़ायदा उठा सकेगा पाकिस्तान इससे? देखें, एक तो चीज़ बड़ी क्लियर है, ये लोग कंफ्यूज करते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बदहाली का शिकार है। 7वें नंबर की टीम है इंटरनेशनली अगर आप देखें, लेकिन एक पाकिस्तान की हिस्ट्री है, एक पाकिस्तान का क्रिकेटिंग कल्चर है और फिर व्यूअरशिप मैसिव है एशिया की, जहाँ पे हमारी को 250 मिलियन बनता है, 170 मिलियन बांग्लादेश से आता है। तो ये जो व्यूअरशिप है वो ट्रांसलेट होती है कमर्शियल उसमें, मोनेटाइजेशन इससे होती है। तो पाकिस्तान आज तक, हालांकि भारत से शायद एक आधा दफा जीते हैं अब ICC के टूर्नामेंट्स में, और परफॉर्मेंस भी वन साइडेड होती है, वो रिवलरी भी नजर नहीं आती, लेकिन सबलिमिनली जो आपके राइवल्स हैं और जिस तरह अट्रैक्ट करता है, क्यों मरे जा रहा था ICC के ये मैच होना चाहिए। अगर तो इसकी वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू ना होती तो वो कहते ठीक है यार आपने बायकॉट कर दिया, हम आपको पिनलाइज कर देंगे फलाना क्लॉज लगा के, लेकिन नहीं, क्योंकि इसके बगैर इकोनॉमिक इकोसिस्टम जो है वो मुतासर हो जाता ICC का। तो यकीनन पाकिस्तान की वैल्यू बहुत तगड़ी है। और जब से ये जो गेमिंग एप्स और ये जो कोलैटरल जिसको आप कहते हैं, उनके अट्रैक्शन खत्म हुई है ब्रॉडकास्टर्स की, वो डेस्परेट थे जब सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने एशिया कप में, इंडिया नहीं आ रहा था लेकिन उन्होंने प्रेशराइज करके ना सिर्फ इंडिया से बाहर निकलवाया एशिया कप, UAE में करवाया, बल्कि 3 मैचेस भी हुए पाकिस्तान हिंदुस्तान के माँ की इवेंट्स। ये बढ़ता ही जा रहा है। 2017 से कमर्शियल 10 सेकंड कमर्शियल एयर टाइम का रेट भी बढ़ा और व्यूअरशिप भी मैसिवली बढ़ी है। चैंपियंस ट्रॉफी में लास्ट 602 मिलियन डिजिटल पे थे और जो 206 मिलियन ब्रॉडकास्ट में थे और $45,000 का 10 सेकंड का स्लॉट बिका था। तो ये अभी अगर आप 5% प्रो राट लगाएं तो इस मैच में 15 को ये कमर्शियल एयर टाइम स्लॉट को जाएगा $55,000 का 10 सेकंड्स का। जबरदस्त। तो ये वैल्यू तो आपकी बढ़ गई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी जरा कहिएगा कि हम देखते हैं कि चले पाकिस्तान और भारत तो चले एक रिवायती राइवलरी है, दुश्मनी है, वो चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन बांग्लादेश में आपकी मर्जी की भारत की वज़ीर आज़म जब नहीं रही तो आपने जनाब उनके साथ जो है वो हालात, अपने मामलात वो बिल्कुल ही ख़राब कर लिए, और एक खिलाड़ी तक जनाब आप आगे कि उसको हमने IPL में नहीं खिलाना, जहाँ से ये सारा मसला शुरू हुआ। अब आप अगर इस तरह का बिहेवियर रख रहे हैं, आप इस तरह के ज़र्फ का मुजाहरा कर रहे हैं, तो फिर आप आगे चलकर अगर हम देखें तो आप ये किस तरह से ख्वाब देख सकते हैं कि जब आप ओलंपिक की मेज़बानी करें और सारे ममालिक जो हैं जनाब वो भारत के अंदर इकट्ठे हो? देखें, एक तो इंडिया को BCCI को सेटबैक तो बहुत हुआ है, क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड थे बिकॉज ऑफ द पावर स्ट्रक्चर, और वो जो चाहते थे कर लेते थे और लोग बोलते नहीं थे। तो यहाँ पे जो अभी आपने बात की है, ना सिर्फ मुस्तफीज वाला या गवर्नमेंट चेंज हुई है, पॉलिटिकल रिलेशंस फर्क हुए हैं अगर बांग्लादेश से, तो आपने जो है वो ये डिसीजन इस तरह का ले लिया। एशिया कप में हाथ ना मिलाना, चले ठीक है, वो सिंबॉलिक है, ICC के एम्बिट में नहीं है, उसके कोई क्लॉजेस नहीं है, वायलेशन नहीं है, लेकिन फिर सूर्य कुमार का पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्पीच करना और उसके बाद ट्रॉफी ना लेना ACC के प्रेसिडेंट से, तो ये तो टोटल ब्रिंगिंग द गेम टू डिसरिप्यूट और पोलिटिसाइजिंग द गेम था। यहाँ से उन्होंने वो वीक विकेट पे चले गए जब एवरीबडी डिसाइडेड स्टैंडिंग अप इंक्लूडिंग बांग्लादेश। और अगर आपने देखा इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है, चाहे वो माइकल एथर्टन है, चाहे नासिर हुसैन है, चाहे मार्क बुचर हैं, चाहे मार्क बाउचर हैं, इन सारों ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि आप जब किसी को दीवार के साथ लगाएंगे और अनरीजनेबल एक्ट ICC करता रहे, बीइंग यूज्ड एज ए पॉलिटिकल टूल ऑफ BCCI एंड इंडियन गवर्नमेंट, तो ये तो होगा। तो अब ये बात खुल गई है और मैं समझता हूँ कि ये इन पिछले 10 दिनों में जितना एक्सपोज BCCI और ICC की जो पार्शल और बायसेस हैं वो जितना एक्सपोज हुए हैं और जितना पाकिस्तान हाईलाइट हुआ है बिकॉज ऑफ देयर कमर्शियल वैल्यू, मेरे ख्याल में दैट हैज एक्चुअली
changed the paradigms of governance at the बिल्कुल ICC. नोमान साहब, और जिस तरह से पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपनाया, बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ था, इस सारी सूरत हाल के बाद आपको भारत के बिहेवियर में कोई चेंजेस नज़र आएंगे, या फिर कोई इस तरह का कोई एडवेंचर कर सकता है, मिस एडवेंचर कर ही सकता है आने वाले दिनों में? क्योंकि हमने देखा है भारत हर बार कोई ना कोई खेल को सियासत का कुछ ना कुछ कर ही देता है, हिस्सा बना ही देता है। तो आने वाले दिनों में आप चेंजेस देख रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, देखें, मेरा नहीं ख्याल है कि अब इतना आसान होगा आपको पोलिटिसाइज करना है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को, क्योंकि अब ब्रॉडकास्टर्स का भी बहुत कुछ स्टेक पे है और आईसीसी का इकोनॉमिक इकोसिस्टम भी एक दफा थ्रेटन हुआ है। तो ये इतना तो नहीं होगा, मैक्सिमम ये हो सकता है इस बार भी वो हाथ ना मिलाएं। तो वो तो हम भी कीन नहीं है, वो तो आपके चेयरमैन ने खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वी आर आल्सो नॉट दैट कीन इफ दे डोंट डू इट। हम तो रेसिप्रोकेट करेंगे, लेकिन हाथ ना मिलाएं डॉक्टर साहब, फिर हाथ मलते रह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, ये जो पीएसएल का मामला है, हमने देखा कि जनाब सरमायाकारों की, इन्वेस्टर्स की बड़ी गैर मामूली दिलचस्पी थी। मुल्तान सुल्तान जो है उसको बेच दिया, नाम भी बदल दिया, वलीटेक ने 2 अरब 45 करोड़ की सबसे ज्यादा बोली लगाई, रावलपिंडी नाम रखने का फैसला हुआ है। आप क्या समझते हैं? मुल्तान सुल्तान एक बड़ी फातेह टीम थी, एक नाम भी जो था बड़ा इस्टेब्लिश था, क्या फर्क पड़ेगा इससे? यार देखें, एक तो अनफॉर्चुनेटली जब वो उनके हाथ से निकली है अली तरीन के, तो मुल्तान सुल्तान के अंदर नाम बदला है। तो वो जो आइडेंटिटी क्रिएट हुई थी और जो कनेक्टिविटी थी साउथ पंजाब की पॉपुलेशन के साथ, वो तो खैर अब खत्म हो गई। लेकिन जहाँ तक नाम चेंज करना है वो विद इन द रूल्स था, और जो बंदा 2 अरब 45 करोड़ लगा रहा है, और अगर वो पिंडी से उसकी कनेक्टिविटी है और वो अगर भाबरा बाजार से शुरू होके और बन्नी से लेके सैटेलाइट टाउन में बड़ा हुआ है, तो अगर उसने ये किया है तो कोई मुज़ाहिका नहीं है। और दूसरा, 34 करोड़ की कोयटा ग्लैडिएटर्स है और 2 अरब और 45 करोड़ की जो है अब ये रावलपिंडी की टीम हो गई। 1 करोड़ और मेरा ख्याल है 1 करोड़ करो 1 अरब 82 करोड़ की जो है वो शायद सियालकोट है, 1 अरब और 75 करोड़ की जो है वो हैदराबाद है। तो ये जो $31 मिलियन साल का पाकिस्तान कमाएगा, इसमें जो सबसे खुशाइन बात है कि पहले हम टोटली डिपेंडेंट होते थे आईसीसी की ग्रांट जो $34 मिलियन की आती थी। तो अब आप खुद फ्रॉम योर ओन प्रोडक्ट आप अगर इस साल का $31 मिलियन कमाएंगे इस मद में जो इन्होंने फी देनी होगी, तो आई पर्सनली फील के ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड अ जॉब वेरी वेल डन बाय पाकिस्तान सुपर लीग। और ये पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, ये अगेन इट वाज द चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी जिन्होंने डिसाइड किया और इंटरवीन किया, और उसके बाद से ये ऑक्शंस भी हुए, ये बल्कि प्लेयर का ऑक्शन भी आना शुरू हो गया। आपने वो पुराना तकियानुसी जो ड्राफ्ट सिस्टम उसको खत्म किया। अभी बहुत सारे टीदिंग इश्यूज हैं, लेकिन ये ओवरकम हो जाएंगे। और आई पर्सनली फील कि पीएसएल जितनी स्ट्रांग होगी उतने आप वाइब्रेंट और ज्यादा स्ट्रांग। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये इश्यूज जो हैं छोटे मोटे हैं और ये एड्रेस हो जाएंगे, और पीएसएल 11 जो एडिशन है ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और यकीनन जनाब पाक भारत ठाकरा जो है वो तो है, और पाकिस्तान ने अपनी शराइत पर जनाब ये मैच खेलने का ऐलान किया है, और दोस्त ममालिक की दरख्वास्त को भी पाकिस्तान ने वैल्यू दी है, और उनकी भी जो रिक्वेस्ट है वैल्यू दी, और वैल्यू पाकिस्तान की बढ़ भी गई है। और यहाँ से पूरी दुनिया को अंदाजा हो चुका होगा कि पाकिस्तान कितनी वैल्यू रखता है, और अगर पाकिस्तान को आप साइड पे लगाने की कोशिश करेंगे सारा माहौल जो है वो खराब हो जाएगा। भारत की मजबूरी है पाकिस्तान के साथ खेलना, क्योंकि कमाना है, ब्रॉडकास्टर्स के भाई पैसे लगे हुए हैं और मुनाफा कमाना है आईसीसी ने। कैसे हो सकता है? पाकिस्तान निगलेक्ट नहीं हो सकता, पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, रेलिवेंट रहेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो बहुत इरेलीवेंट हो जाएगा भारत भी। तो ये सारी गेम आपको होपफुली समझ आ चुकी होगी, इंडिया को भी और पूरी दुनिया को भी। वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत की और खुराक की। और दालों की बात करें तो दालें महज खुराक नहीं बल्कि इंसानी सेहत का एक कीमती खजाना है। नबाताती प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल से माला माल ये ग़िज़ाएं न सिर्फ तवानाई बढ़ाने में मदद देती हैं बल्कि मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत करने, हड्डियों की सेहत कायम रखने और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव में भी अहम किरदार अदा करती हैं। आज 10 फरवरी है और वर्ल्ड पल्सेस डे के मौके पर हम ये जानेंगे कि दालें किस तरह गोश्त का नेमुल बदल हो सकती हैं, मुख्तलिफ दालों के मुनफरिद फ़वाइद क्या होते हैं, और दालें वज़न कम करने, ज़ियाबीतिस के इंतज़ाम और कैंसर के ख़तरात को कम करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट नाजिया बारी साहिबा। नाजिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि हमारी डाइट के अंदर दालों की इंपॉर्टेंस क्या है और हमारी बॉडी के लिए किस हद तक ये बेनिफिशियल है? सॉरी, मैंने दूसरा क्वेश्चन आपका, आई कुडंट गेट यू। किसके लिए इंपॉर्टेंस है? सॉरी, हमारी बॉडी के लिए दालों की क्या इंपॉर्टेंस है?
हाँ ओके, दालों की इम्पोर्टेंस देखिए, जितनी भी फूड है इन सबकी इम्पोर्टेंस है, और दालें तो बेसिकली बहुत ज़्यादा जिसकी हम कहते हैं कि आपको ये प्रोटीन उतना इक्वलेंट देती हैं मीट के, बिल्कुल इक्वलेंट नहीं आप कह सकते, बट ऑफ कोर्स जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वेजिटेरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स अ पावर पैक। इसमें वाइटल्स होते हैं सारे आपके, जो बी विटामिन होते हैं, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, इसमें प्रोटीन, इसमें ये सब चीज़ें होती हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। सही, ज़बरदस्त, दालें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और नाजिया, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ये देना चाहूँगी कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बड़ा कूल स्टाइल लग रहा है, ये चश्मा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, कोई नया ट्रेंड आ गया मुझे नहीं, ये शुरू से ही है, वो अभी मौसम आज दुबई का थोड़ा बेहतर है, तो इसलिए लाइट नहीं पड़ी आंखों में। सही, जबरदस्त। आज बहुत अच्छा मौसम है दुबई का। आप लोगों ने तुम्हें बसंत पे बुलाया नहीं, तो हमने कहा यहाँ पे डाल डे पे बुला लिया। ऑलवेज इनवाइटेड, दोबारा से आने वाली है, फेज आ रहा, तो हम आपको अभी से इनवाइट कर रहे हैं हमारे साथ मनानी है। चलिए बैक टू द टॉपिक। अच्छा नाजिया, दालें हम देखते हैं कि गोश्त का ऑल्टरनेट समझी जाती हैं, क्यों समझी जाती हैं, और दाल और गोश्त को एक साथ खाना सेहत के लिए क्या फायदेमंद है या नुकसानदेह? ये ऑल्टरनेट नहीं कहना चाहिए, हम किसी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। हर चीज की एक अपनी जगह है, जैसे इंसानों की हर चीज की एक अपनी जगह, हर फूड की एक अपनी जगह है। यस इट इज हम उसको ये कह सकते हैं कि उसमें सिमिलैरिटीज हैं बहुत ज्यादा, कि प्रोटीन है, लेकिन उनमें कार्ब्स भी आ जाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब है, जो हेल्थ के लिए बुरा नहीं है, बट इट्स कार्ब ऑल्सो। लेकिन अगर आप दाल और गोश्त दोनों को इकट्ठा लेते हैं तो इट्स नॉट हार्मफुल इन टर्म्स ऑफ एनी डिजीज। यस इट कुड बी प्रॉब्लमेटिक फॉर योर डाइजेशन, क्योंकि आपकी उसमें डाइजेशन, क्योंकि दोनों चीजें में प्रोटीन है, हेवी है, तो उसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए बेटर है कि अगर आपने लेना है, वैसे पर्सनली मेरा दाल गोश्त बहुत फेवरेट है, लेकिन अगर आपने लेना है तो दाल सेपरेट लेने, और जो है वो गोश्त वगैरह सेपरेट। नाजिया, ये आप क्या बात कर रही हैं, ये तो बट बरादरी की बड़ी फेवरेट और मरगूब ग़िज़ा है, वो तो वो तो इस पे फौरन कमेंट करेंगे कि ये आपने क्या बैन लगा दिया है, हम तो दाल गोश्त के दीवाने हैं। नहीं खा लें, लेकिन क्वांटिटी में खा लेना। हमारा प्रॉब्लम ये, जब खाने भी आते हैं तो फिर हम बहुत खा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी करके खाएं, किसी किसी दिन खा लें, किसी दिन खा लें। अच्छा नाजिया, हम देखते हैं कि मूंग दाल, चना, मसूर, माश और ये जो लोबिया, हर दाल के मुनफरिद जो है वो ग़िज़ाई फ़वाइद भी हैं, तो कौन सी दाल आपकी फेवरेट है जो लगे कि ये बेस्ट है और ये खानी चाहिए, डाइट का पार्ट होनी ही चाहिए, मस्ट? देखिए दालें सारी बहुत अच्छी हैं, इसमें कुछ में जैसे हम अगर जैसे जिम की मैं बात करती हूँ, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो जिम में जाते हैं और वो वेज हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप काले चने जो हैं वो बॉईल करके खाएं, या वो खाएं, इट्स वेरी गुड फॉर प्रोटीन और जिम के लिए। इसी तरह मसूर दाल है, उसमें जो है वो उसमें अलग है। आपकी जो मूंग दाल है, इट्स वेरी गुड फॉर द डाइजेशन, ऑल्सो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। जो ये पिजन दाल जिसको बोलते हैं, उर्द दाल, ये भी बहुत अच्छी है। ये सारी दालें अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ आपको ये देखना चाहिए कि जहाँ पे आप बीन्स की बात करते हैं, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जैसे कि G6PD डेफिशिएंट के पेशेंट्स हैं, जो कि बहुत ही कमी से यहाँ पे हमारे इस चीज की अवेयरनेस है, उनके लिए जब फैवा बीन्स जो है, ब्रॉड बीन्स जो होते हैं, या लोबिया है, इट्स लाइफ थ्रेटनिंग समटाइम ऑल्सो, क्योंकि आपकी बॉडी में एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि मिसिंग होता है, तो उसमें नहीं खाना चाहिए। जब आप अपनी बॉडी, इसीलिए आई ऑलवेज से कि अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें, अपनी बॉडी को लिसन योर बॉडी, कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स है, और उसके मुताबिक आप कोई भी चीज लें। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, आपको क्या खाना है, तो दालों में बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके कुक्ड वर्जन में प्रॉब्लम है कि आप बहुत स्पाइसेस और ऑयल्स डाल के बना लेते हैं, जिसकी वजह से आपको गैस और ब्लॉटिंग की भी इश्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए सारी दालें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने हर चीज लेनी है क्वांटिटी, एज आई ऑलवेज से कि आपने एक मॉडरेट क्वांटिटी में लेना है। बिल्कुल नाजिया, और दाल माश की अगर हम बात कर लें तो उसे जितनी वो महंगी होगी, दालें बदमाश भी कहा जाता है अब तो। अगर उसकी बात करें तो ये केपी वाली साइड पे ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है, पश्तून बरादरी की बड़ी मरगूब है, लोबिया हो गया और ये दाल माश हो गई, लेकिन कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खाने से आपको और मसाइल भी हो सकते हैं, तो इसकी वजह क्या होती है, और कितनी आपको, अगर आप एक मंथ में ले रहे हैं तो आपको कितनी बार ले लेनी चाहिए? देखिए मैंने आपको वही बोला कि दाल इटसेल्फ हार्मफुल नहीं है, आपकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम जो है वो उसमें है, या आपकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम है। कुछ दालें ऐसी हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हम लोग गोश्तखोर हैं, तो हम लोग की दालें इतनी फ्रीक्वेंटली खाते नहीं है। जब आप फ्रीक्वेंटली दालें खाना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी उसको अडाप्ट करना शुरू कर देती है, तो आपको इतनी ब्लोटिंग और प्रॉब्लम नहीं करती। और दूसरी बात ये, अगर आप दालों में थोड़ा जिंजर डाल के बनाए तो उनकी चीजें जो है उनकी वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं, बेटर हो जाती हैं। इसके अलावा दालों को सोक करके बनाना चाहिए,
हालांकि दालों के गलने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सोक करके आपके कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है अननेसेसरी वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लोटिंग और डाइजेशन सिस्टम जो है वो ठीक रहता है, आपकी गट हेल्थ ठीक होती है। स्लोली स्लोली जब आप दालें खाना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है। आपको मेरा ख्याल है वीक में 2 से 3 बार अगर आप दाल लेते हैं, कुछ लोग डेली भी लेते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, तो आप ले सकते हैं। दाल कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आपने वरना नाज़िया कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि ये जो जेलों की खुराक है दाल रोटी पे गुजारा करें, दाल को बहुत मामूली समझा जाता है, उस तरह से दाल को कंसीडर ही नहीं किया। जिस दिन दाल बन गई उस दिन मुंह ही बना रहता है घर में तो ये जो दाल नहीं, हमें तो यहाँ मार्च बहुत मुश्किल से मिलती है, बड़ी दूर जाके खानी पड़ती है। अच्छा, मुझे तो अच्छा, बहुत अच्छा, पसंद है। नहीं, यूजुअली चना दाल के बारे में कहा जाता है कि वो ये तो रोटी के साथ, तो ये जो दाल और रोटी का कॉन्सेप्ट है कि दाल के साथ रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कुछ लोग ऐसे भी है कि दाल ही सिर्फ खाते हैं रोटी के बगैर। कराची में दलीम खाई जाती है, नान नहीं साथ खाते, तो वो ठीक है अगर रोटी के बगैर भी आप खा रहे हैं? देखिए, कोई चीज आप खा रहे हैं अगर आप प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर आप किसी दाल को किसी ग्रेन के साथ ले लेंगे तो आपका एक प्रॉपर मील बन जाता है। जैसे कि आप गोश्त खा रहे हैं तो उसमें जो थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन कम रह जाते हैं, वो आप जब किसी ग्रेन के साथ लेते हैं तो वो आपको कंप्लीट कर देता है आपका वो फूड ना। तो इसी तरह जब आप रोटी के साथ खाते हैं, चावलों के साथ खाते हैं, वो एक ग्रेन है, ग्रेन के साथ आप दाल मिक्स करते हैं तो वो आपका प्रॉपर एक मील बन जाता है। लेकिन ऑलवेज मैं ये कहती हूँ कि रोटी जो है वो आपको थोड़ी कम मिकदार में लेनी चाहिए। आप ब्राउन आटे की रोटी ले लें, आप मल्टीग्रेन की ले लें, आप भूरे वाले आटे की ले लें, ये मैदे वगैरह में ना जाए, बाकी चीजों की आप लें, इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। सीधी साइज रोटी आपको कुछ नहीं कहती अगर आप सीधी साइज रोटी लेते हैं। बिल्कुल सीधी साइज ही रोटी होनी चाहिए। नाज़िया, हमें ये भी बताएं कि वजन कम करने के लिए दालों को रोजमर्रा ग़िज़ा में कैसे शामिल किया जाए और किस तरह ये हेल्पफुल हो सकती हैं जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं? दालों को सबसे पहले तो आपने ये कि आपने सोक करके लेना। दूसरी बात ये कि आपने प्रॉपर कुक करके लेना, उसको अनकुक नहीं खाना क्योंकि उससे डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। तीसरी बात ये कि आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना। चौथी बात ये कि आपने उसको फर्स्ट हाफ में लेना है क्योंकि इसमें कार्ब्स होते हैं। इवन इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्ब, ये बॉडी के लिए बुरे नहीं होते, बट कार्ब्स आर कार्ब्स। तो सेकेंड हाफ में जो है वो आपकी बॉडी जो है स्लो डाउन हुई होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेशन इतनी नहीं होती और वेट गेन्स होते हैं। तो इसलिए आपने कम क्वांटिटी में लेनी है, बट लेनी है फॉर द वेट मैनेजमेंट। अच्छा नाज़िया बारी साहिबा, ये भी बताइएगा, कहीं ना कहीं इतलात हमें ये भी सुनने को मिलती हैं कि जी कैंसर का ख़तरा हो जाता है, क्या दालों का बाकायदा इस्तेमाल करें तो कोई ऐसे ख़तरात मौजूद हैं? नहीं, कैंसर का तो बल्कि खतरा नहीं होता। दालें तो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिस्क कम होता है। तो जब आपका इन्फ्लेमेशन कम होता है तो आपका कैंसर का खतरा भी कम होता है। ये देखिए, ये सिर्फ दाल कोई मैजिकल चीज नहीं है, आपका लाइफस्टाइल मैटर्स अ लॉट विद फूड, राइट। जब तक आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, आप चांद पे भी चले जाएंगे, आप बीमार रहेंगे। तो इसलिए आपको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, अपनी फूड के ऊपर प्रॉपर तवज्जो देनी है, अपने ऊपर देनी है, विच इज जब हमारा एंड पॉइंट हमेशा यही आता है कि आपको अपने लिए टाइम देना है, अपने लिए सेंसिबल होना, दैट्स ऑल। अच्छा नाज़िया, आपने हमें बताया था आप कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, तो जरा ये भी टिप दे दें कि जो बच्चे दाल को देख के मुंह बनाते हैं, दालें नहीं खाते, हालांकि हमारी माएँ तो हमें ये, जब हम नहीं खाते थे तो हमें इस तरह की पुरानी दादियाँ मुहावरे सुनाया करती होती थी, दाल जड़ी निभे नाल, यानी वो आपके साथ चलेगी, आपको फ़ायदा देगी। तो जो लोग नहीं खाते वो किस तरह से बड़ी मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं किस दाल के साथ, ताकि बच्चों को भी हम इसकी तरफ लगा सकें जो इसे देख के थोड़ा सा नागवारी का इजहार करता है? आजकल तो आप देखें ना कि मौसम इतना अच्छा, तो दाल के हलवे बन रहे हैं, ठीक है, दाल के हलवे बन जाते हैं। फिर कुछ लोग रोटी में आटे में मिक्स करके, आप दाल मैश करके आटे में मिक्स करके दाल बना दें, बच्चों को पता नहीं चलेगी। दाल के डोसा टाइप, पराठा टाइप बना दें, तो उससे आप वो उसकी पैनकेक टाइप बना दें, उसमें आपको बच्चों को इतनी दाल पता नहीं चलेगी। हाँ, अगर बच्चे बहुत ही तेज हैं आजकल के जेनज़ीज जो हैं, उनको शायद पता चल गए, हमें तो नहीं पता चलती थी। ऐसे ही है, बच्चे बहुत तेज हो चुके हैं जी। अच्छा, लास्टली ये बता दें नाज़िया क्विकली कि दालें यूरिक एसिड बढ़ाती हैं या नहीं? देखिए, वही बात आपको बता रही हूँ कि दालों से नॉर्मली ऐसे यूरिक एसिड शूट आउट नहीं होता। आपको हर चीज मॉडरेट में लेनी चाहिए और किस तरह बनानी है। अगर आप कोई भी चीज ज्यादा खाएंगे तो उसका हर चीज जो स्पार्क करती है, राइट। लेकिन ऐसे नहीं है, हालांकि दालों में मीट से कम है यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसलिए आपको दालों से आप इतना ना डरें, लेकिन बस उसको मॉडरेशन में। बिल्कुल नाज़िया, हासिल गुफ्तगू यही है कि जनाब आप सब कुछ खाएं लेकिन क्वांटिटी का ख्याल करें, अपनी जनाब पोर्शन कंट्रोल की तरफ आप जाएं और लिमिटेड आप खुराक रखें अपनी, बस जितनी आपकी
जिस्म को ज़रूरत है, ये नहीं कि आपको क्रेविंग हो रही है तो आप सब कुछ खाए जाए। बहुत शुक्रिया नाजिया आपके वक्त का, और वाकई दालों को देखकर मुंह नहीं बनाना आपने। एतदाल में खाएं, हर चीज़ खाएं और लाइफस्टाइल को बेहतर करें। खुद को टाइम देंगे तो दालें भी अच्छी लगेंगी। अगर डाइट समझकर आप देखेंगे कि अच्छा फायदा तो ब्लोटिंग होगी आपको और फिर वो डाइजेस्ट भी उस तरह से नहीं होगी। ब्रेक शामिल करते हैं जनाब प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बहुत ही अहम मौजू डिस्कस करेंगे, नार्सिसिज्म या खुद पसंदी आज के दौर में एक पेचीदा और आम नफ्सियाती रुझान बन चुकी है, जो ना सिर्फ फ़र्द की ज़ाती ज़िंदगी बल्कि इदारों और टीम वर्क पर भी बहुत ज़्यादा असर डालती है। और अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि नार्सिसिज्म सिर्फ खुद एतमादी है या खुद पसंदी की इंतहा, और क्या हर खुद पसंद शख्स नार्सिसिस्ट कहला सकता है? बिल्कुल जी, और किस तरह नार्सिसिस्टिक क़यादत इदारों की कारकर्दगी और टीम स्पिरिट पर असर डाल सकती है। नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के असरात, पहचान क्या है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इस पर रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पर्सनल एक्सीलेंस ट्रेनर उवैस बिन मेहताब साहब। अवैस साहब खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अवैस साहब, नार्सिसिज्म क्या है और किस तरह से हम इसको फ़र्क कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के अंदर, खुद एतमादी के अंदर और खुद पसंदी के अंदर? ये एक एंशंट कोई स्टोरी है कि एक नार्सिसिस्ट था और वो अपनी खुद पसंदी में का शिकार हो गया। फिर एक दिन वो पॉन्ड में अपनी शक्ल देख रहा था तो वहीं पे वो कहीं डूब के मर गया। सो कॉन्सेप्ट इज़ कि जब भी आप सेल्फ ऑब्सेशन की तरफ चले जाते हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप में एम्पैथी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। आपको किसी को क्या बेनिफिट है या किसी को क्या नुकसान है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए सिर्फ आप मैटर करते हैं। तो अब आप इस पॉइंट पे आप नार्सिसिस्ट कहला सकते हैं। मतलब नार्सिसिस्ट इज़ अ पर्सनालिटी टाइप, पूरी दुनिया पे इसको डिस्कस किया जा रहा है। और लोग जो हैं वो शिकार हैं नार्सिसिज्म का। मतलब नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ इसे कह रहे हैं कि वो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ पूरी दुनिया में चल रहा है और हर रिलेशनशिप में चल रहा है। हम इसको ये समझते हैं कि जी शायद ये सिर्फ पार्टनर्स के दरमियान में है या पर्सनालिटी ट्रेट है, अब मैं एक चीज़ अपने सेशंस में पूछता हूँ, अक्सर ना सवाल पूछता हूँ कि मुझे आज तक जवाब नहीं मिला इसका, कि अक्सर हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि यार है दिल दा बहुत अच्छा है लेकिन मुंह दा पैड़ा है। और कुछ लोग खुद भी ये कह रहे होते हैं, बड़े फखरिया कह रहे होते हैं कि मेरी जरा जुबान दा कोड़ा। हाँ, मैं अंदरों साफ, मैं बड़ा ओपन गल कर, दिल का साफ, दिल का बड़ा। या फिर ऐसे कहते हैं माइंड ना कीजिएगा, मैं पर कहना चाह रही, तो क्या क्यों रहे हैं? ये होते कौन? आपको पता है माइंड करेंगे। एग्जैक्टली। तो मतलब एक देखें, प्रैक्टिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली आपको अगर आप अंदर से साफ नहीं है तो आपकी जुबान गंदी है। हमारा कल्चर क्या है? हमारे कल्चर में क्या चीज़ें आप देखें, झूठ हमारे कल्चर में, नार्सिसिस्ट झूठा भी होता है। नार्सिसिस्ट, एक हदीस में है कि 4 निशानियां बताएगी मुनाफिक की जी। अगर बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। और अमानत सिर्फ गोल्ड में नहीं होती, अमानत आपका मेरा राज भी है। और जब उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो तो वो गाल गलोच करे। ये चारों ट्रेड्स क्या एज अ होल हमारे कल्चर में नहीं नजर आ रहे अब? बिल्कुल है। इनसिविलिटी, घर देख लें, बाहर देख लें, मार्केट देख लें, हर बंदा इनसिविल है, बदतमीजी कर रहा है। बिल्कुल। और बदतमीजी का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो खैर, ये तो मैं अब दूसरी तरफ चला के मैं वापस आता हूँ। नार्सिसिज्म क्या है कि एक पर्सनालिटी टाइप, हम सब की जिंदगियों में नार्सिसिस्ट कहीं ना, और हम खुद भी नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि हम खुद उस पर्सनालिटी टाइप में हो। इफ यू वांट टू, इफ और एनीवन अदर वांट्स टू कंट्रोल एनीबॉडी, controlling anyone, controlling any system, controlling your brain is one big, trait of a narcissist. और are they selfish kind of? हाँ, selfish भी हो सकता है। कंट्रोल ये है कि कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ये है कि अच्छा तुम कहाँ बैठे हो इस टाइम, अब तुम इस वक्त कहाँ पे हो, मुझे अपनी तस्वीर भेजो, मुझे अपना वीडियो कॉल चलाओ। ये कंट्रोल कर रहे हैं आप। ये यू आर कंट्रोलिंग समवन। इतने बजे से रेड फ्लैग समझे इतने बजे से इतने बजे तक क्या किया? देखें, 2 इंसान, अल्लाह ताला ने अगर आपको एक बॉन्ड दिया ना, तो फिर उसमें आपका सबसे बड़ा बॉन्ड का जो जिससे वो जुड़ा हुआ है वो आपका ट्रस्ट है। अगर आपका एक दूसरे में ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, मतलब अगर आप अपने किसी भी रिलेशनशिप में, इवन अपने पेरेंट्स में, अगर आपको कई दफ़ा आप डिस्ट्रस्ट फील करते हैं अपने पेरेंट्स के हवाले से, तो आपको क्या है, पेरेंट्स हैं तो नहीं होना चाहिए डिस्ट्रस्ट, है डिस्ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रस्ट क्यों बनता है?
छोटे छोटे झूठ, जिसको हम छोटा झूठ समझते हैं, इससे डिस्ट्रस्ट बनता है। जो छोटा जो छोटी छोटी हम वो किसी ने मेरा बड़ा अच्छा किसी ने कहता है कि जी जो इंसान है ना वो बड़िया तो नहीं फड़िया जाना, छोटे छोटे तो फड़िया जाना। बिल्कुल। हम जो छोटी सी गड़बड़ करते हैं ना, 1 रुपये का गबन भी गबन है, 1 अरब रुपए का गबन भी गबन है। ये ना सोचें कि ये 1 रुपये का छोटा है और वो बड़ा है। छोटा झूठ भी झूठ है। वैसा मैं यहाँ आपकी बात काट रही हूँ, ये जो आप नार्सिसिस्ट का तस्करा कर रहे हैं, हम वीडियो कॉल की आपने बात की, और बदले में जब उनको कहा जाए ना वीडियो कॉल करें तो वो गुस्सा कर जाएंगे। अपना वो राइट समझते हैं और उनसे किया जाए तो वो बदतमीजी है। ये क्या पर्सनालिटी? ये खुला तजाद है। ये खुला तजाद है। यस। नहीं, देखें, सेम रूल्स अप्लाई ऑन एवरीबॉडी। अगर आप रूल अप्लाई करेंगे तो फिर हर एक के लिए सेम रूल है, और अगर आप रूल तोड़ेंगे, रूल नहीं अप्लाई करेंगे तो सबके लिए सेम है। 2 इंसान सेम है। देखें, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने एक रखे ना अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हाँ, मर्दों को अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मर्दों को मैंने अहसन तकवीम पे बनाया। अल्लाह कह रहा है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तकवीम, हर इंसान को अहसन तकवीम पे बनाया। औरत भी उसी अहसन तकवीम पे है, मर्द भी उसी वही शानदार है। दोनों के अपने अपने ट्रेड्स हैं, अपने अपने रोल्स हैं, अपनी अपनी चीज़। बताइए, ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये मैनिपुलेट करने के कितने माहिर होते हैं? मैनिपुलेशन इज वन ऑफ द ट्रेड्स। मैनिपुलेशन क्या है? बुक्स भी हैं और कुछ लोग तो इसका मुताला भी बाकायदा करते हैं। मैनिपुलेशन, अब देखें, मैनिपुलेशन हमारे अगेन हम जिस तरह से ब्रॉट अप कर रहे हैं, आपने मैनिपुलेशंस नहीं देखे, मैंने नहीं देखे, हम सब ने देखे। आज के दिन में हम मैनिपुलेट होते हैं, अपने घरों में मैनिपुलेट हो रहे होते हैं, हमारे बड़े हमें मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, हमारे छोटे हमें मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो मैनिपुलेशन क्या है कि ट्विस्टिंग रियलिटी। आपने रियलिटी को ट्विस्ट कर दिया, आपने नैरेटिव चेंज कर दिया, आपने बात कुछ और है उसको उठा के कहीं और आपने फिट कर दिया। सही। आपने लोगों के दरमियान, अच्छा, ये जो नार्सिसिस्ट है ना, इसको आप हंसते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा। हाँ, उसको ये नहीं, हंसते हुए का मतलब कि वो साइकोपैथिक एक वो है कि मतलब आपको अगर आप ज़्यादा खुश होंगे ना तो वो आप उसको घबराहट शुरू हो जाएगी कि ज़्यादा इतना खुश क्यों है। ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा। अब इंसान जो कि न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है वो आपको वो तो आपको देखेगा, अच्छा फील करेगा। तो अगर एक बंदा इसके एक दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, बड़ी मैं अक्सर अपनी ये पर्सनल ये एक्सेलेंस की जो ट्रेनिंग है, इसमें मैं अक्सर ये एक चीज़ ये मैं शेयर करता हूँ कि आप इफ़ यू हैव बीन कंट्रोल्ड बाय एनीवन, तो फिर आपकी योर हैप्पीनेस एंड योर एंगर एंड योर सैडनेस एंड योर डिस्गस्ट, एवरीथिंग is dependent upon someone else. And if your feeling is dependent upon someone else, then you are a slave. आपने अपनी डोरे किसी के हाथ में दे दी है, आप आजाद नहीं है। वो हंसाएगा तो हंसेंगे, रुलाएगा तो रोएंगे। वो खुश होगा तो आप खुश हैं, वो नाराज है तो आप नाराज हैं। तो इसका मतलब है आपकी सेल्फ आइडेंटिटी किधर गई, आज़ादी किधर गई। आज़ादी का कॉन्सेप्ट, मिसाल वो बचपन वाली भी है ना, तो स्कूल में होते थे कि वो मैं उसको नहीं बुलाता, तुमने भी उसको नहीं बुलाना। देखिए, आज़ादी का ये लगता है पहला स्टेज है उसका। ये पहला स्टेज। आज़ादी का कॉन्सेप्ट क्या है? आज़ादी का कॉन्सेप्ट क्या है आपके लिए? आज़ादी का क्या कॉन्सेप्ट है कि आई एम फाइनेंशियली आज़ाद या आई एम लाइक सोशली आज़ाद? आज़ादी का कॉन्सेप्ट क्या? आज़ादी का डिसीजन मेकिंग में अपनी खुद कर सकूं, ओके, मैं अपने टाइम को खुद मैनेज कर सकूं। आज़ादी का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक और थोड़ा सा एक साइड से बताता हूँ। आज़ादी का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ आई एम लाइट एट माई हार्ट एंड माइंड, इफ़ आई एम नॉट लाइट एट हियर, अगर मेरे अंदर वट एवर हैपन्स विद यू हैपन्स विद इन यू, यहाँ पे खराबी है। बारीक बात। आपके अंदर हो रहा है सब कुछ, आपने इसको मैनेज करना है। आपने अपने साइकोलॉजिकल ये जो फ्रेमवर्क है इसको मैनेज करना है। अगर आपने इसको मैनेज कर लिया, आपने प्रायोरिटी सेट कर ली, आपने देख लिया कि मुझे किसके साथ अपनी ज़िंदगी, अब जिस एज में आप लोग हैं, आप तो खैर मैं तो काफ़ी आगे निकल गया, आप हैं, आपको यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि डूज एंड डोंट्स, और फिर वैल्यूज़ की तरह उनको आपने परस्यू करना है और आपने उसको फॉलो करना है। और आपको पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो सकता, ये बाउंड्री लाइन है, ये रेड फ्लैग है, ये बॉर्डर है, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। सही। तब जाके आप एनर्जी बचाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक बात करता हूँ फिर आप आगे चलें, एनर्जी बचानी है। अल्लाह ने आपको जो सबसे ज़्यादा सबसे प्रेशियस जो अल्लाह ने चीज़ दुनिया पे दी है ना, वो एनर्जी है। एंड व्हाट वी आर डूइंग, आप, मैं, हम सब अपनी ज़िंदगी में कितनी एनर्जी ऐसे लोगों पे लगा चुके हैं, कितना टाइम ऐसे लोगों पे लगा चुके हैं जो इतना वैल्यू नहीं करते थे, हमने उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया। सो अगर आपको अभी से पता चल जाए कि मैंने प्रायोरिटाइज करना है और मैंने एनर्जी गलत एनवायरनमेंट में, गलत माहौल में, गलत
महफिल में नहीं देनी। अगर आपको अभी पता चल जाए तो फिर आगे जाके आप ये शेर पोस्ट नहीं कर रहे होंगे कि अब तो दूर तक सत्रों में नाम भी नहीं उसका, बाप की फहरिस्त में पहला था जो शख्स। वाह वाह वाह। अच्छा, अब ऐसा अब जाहिर सी बात है डिस्कशन इस तरह की हो रही है, सोशल मीडिया पे भी अक्सर हम देखते हैं लड़के लड़कियां कंप्लेन करते दिखाई देते हैं कि हम जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ये शख्स वैसा नहीं निकला, और हम वो एक्सपेक्टेशंस अपने ब्रेन में कोई बिल्ड की होती हैं और फिर एक्सपेक्ट करते करते चाह रहे होते हैं ये बंदा बदल जाए जैसे मैं सोच रहा हूँ। ये पर्सनालिटी का कौन सा ट्रेट है, क्योंकि अब सामने वाला तो चेंज नहीं हो रहा। ये लो सेल्फ एस्टीम की निशानी है। ये आप ये समझे कि एक इंसान सेल्फ अवेयर ही नहीं है जी, जो ये कर रहा है वो सेल्फ अवेयर नहीं है। वो यानी वो क्या कह रहा है, मैंने भी इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। अल्लाह कह रहा है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे शानदार आपको बनाया। वो अभी कह रहे हैं कि जी देयर आर 90% ऑफ वाटर्स स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, 80% ऑफ लैंड स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, एंड दे फाउंड लाइक 7-8 मिलियन क्रिएचर्स एंड यू एंड मी आर द बेस्ट। We are the best out of all. तो बेस्ट का मतलब क्या है? हमने बेस्ट का मतलब गलत ले लिया, हमने पावर को गलत यूज करना शुरू कर दिया। आप ये बात कर रहे हैं कि माम सवाल जरा मुझे कीजिएगा। आप करते हैं ना किसी की, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप अगर आपको अल्लाह ने इतना शानदार बनाया, अल्लाह ने कहा जाओ अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने बेस्ट वर्जन पे पहुंचो और वापस आ जाओ। ये है सारा सफर यही है। आपने अपने बेस्ट वर्जन पे पहुंचना है। अगर मेरा आज का दिन मेरे गुजरे हुए दिन से बेहतर नहीं है तो मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा। मेरा यूथ ये नहीं सोच रहा, वो उनके जो टारगेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। उनका टारगेट, आपका मेरा टारगेट, अल्लाह ने जो हमें टारगेट दिया है वो हमारा टारगेट मैं ही हूँ, मेरा टारगेट कोई और नहीं है। गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। अच्छा, लास्टली इस पर भी अवैसा कमेंट आपका लेना चाहेंगे। नार्सिसिस्टिक लीडरशिप जो है वो इदारों के अंदर, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर टीम स्पिरिट पर किस तरह से असरअंदाज हो? बहुत बुरे तरीके से। सवाल बहुत बड़ा है, गहरा है और जवाब देने का वक्त कम है। हाँ, मुझे आई गॉट दैट। आपका बिहेवियर, एटीट्यूड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम लीडरशिप, ऊपर से नीचे आता है। वी वर्क विद ऑर्गेनाइजेशंस, हम काम करते हैं डायरेक्टर्स के साथ, हमारी मीटिंग्स चल रही होती हैं, उनके साथ बातचीत चल रही होती है। अनफॉर्चुनेट फॉर अस, मेरा जो एंटरप्रेन्योर है वो जब अमीर हो जाता है और जब उसके पास अच्छा सेटअप बन जाता है और जब उसके पास उसका फ्लो आना शुरू हो जाता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो भी इंसान के बच्चे हैं, उन्हें भी आगे लेके जाना है मैंने। वो जानवर नहीं है, उनको मैंने बदतमीजी से डील नहीं करना। अगर मैं उनको तनख्वाह देता हूँ तो मैंने उनको खरीदा नहीं हुआ। यहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं, वो समझते हैं कि जी मेरे पास सारी प्रिविलेज है, मैं किसी को कुछ भी कह सकता। जी, अनफॉर्चुनेट। खत्म करना सर। लास्टली इस पे भी कमेंट कीजिएगा, अगर कोई टक्कर जाता है, मजबूरी भी आपकी इसको डील करना है तो कैसे डील करना है? नार्सिसिस्टिक हल बता दे। फिर एक हल आपको मैं बता देता हूँ, एक चीज, और फिर हल पे बहुत लंबी बात है, वो बाद में करेंगे। वन लाइनर, डोंट एंगेज, डोंट एंगेज। सही है। मेरी अपनी एंगेजमेंट मिनिमम करते हैं। जहां से आपको लगता है आपकी एनर्जी लॉस्ट होती है, ओ जबरदस्त, वहां पे अपनी उनका मैसेज भी थोड़ा सा सुन के छोड़ दें। अपनी खोले ही नहीं, अनसीन ही रहने दें। बहुत शुक्रिया वैस साहब, बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन रही और बड़ी जबरदस्त। लेटर ऑन भी हम फिर प्रोग्राम्स में आपको मदू करेंगे। अच्छी गुफ्तगू रही, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। जी, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।